प्रोडक्ट ट्रेनिंग है उसके लिए मैं आपका होस्ट हूँ। सो फ्रेंड्स, आज का जो प्रोडक्ट का ट्रेनिंग होने जा रहा है वो बहुत ही बेहतरीन होने जा रहा है, बहुत ही एक्साइटिंग होने जा रहा है। आपको बहुत सारी नई जानकारियां मिलेगी, राइट। और ये जो आज की जानकारी है प्रोडक्ट के बारे में, वो आपको आपका बिजनेस को एक नई ऊंचाई पे ले जाने में बहुत ही मदद रूप होगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिटी में रहते हैं जिन्होंने एग्री पे या एनिमल केयर पे कभी काम नहीं किया है, तो उनके लिए भी ये बहुत ही बेहतरीन ट्रेनिंग रहेगी, ताकि ये जानकारी लेकर वो बहुत सारे नए लोगों तक वो आराम से पहुंच सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आज की जो रिक्वायरमेंट है मीटिंग अटेंड करने की, वो मैं बोल देता हूँ। जैसे कल मैंने कुछ बातें कही थी कि हो सके तो वीडियो ऑन रखना है। दूसरी बात, यदि हम बैठे हैं तो सही जेस्चर के साथ सही ढंग से बैठे, रिप्रेजेंटेबल होके बैठे। आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जैसे आप सबको देखते हो सब लोग आपको भी देखते हैं। तो हम किसी प्रोफेशनल मीटिंग में बैठे हो उसी ढंग से हमें बैठना है, किसी हम हॉल में बैठते हो वैसे ही बैठना है, राइट। एक और बात, आज की मीटिंग के लिए स्पेशल, कि आपके पास डायरी और पेन होनी कंपलसरी है। मैं रिपीट करता हूं, आज की मीटिंग के लिए आपके पास डायरी और पेन होना कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी जानकारी ऐसी होगी जो सुनने में आपको बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन आप भूल गए तो आपका नुकसान हो सकता है। तो सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप जो भी पॉइंट आप सुने वो सारे के सारे पॉइंट को आप लिख सकते हो। वो पॉइंट आप लिख लोगे तो दोबारा उसको आप रिमाइंड कर सकते हो, दोबारा पढ़ सकते हो, और जरूरत आने पर आप लोगों को ट्रेन भी कर सकते हो यदि आपने लिखा है तो। क्योंकि ऐसी ट्रेनिंग और ऐसे ट्रेनर बार बार नहीं आते, राइट। सो अभी भी आपके पास वक्त है, आपके पास डायरी पेन नहीं है तो प्लीज ले लीजिए। आई होप कि आप सबने ले ली होगी, राइट। और आज के जो हमारे जो ट्रेनर है वो बहुत ही बेहतरीन ट्रेनर है। वो मैं इसलिए कह सकता हूं कि एनिमल केयर में उनका बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। उन्होंने टीम ने भी बहुत सारे काम किए हैं। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बारे में उनके पास इन डेप्थ नॉलेज है। तो एग्रीकल्चर के बारे में और उनके प्रोडक्ट के बारे में, दोनों में उनके पास इन डेप्थ नॉलेज है, राइट। तो आपको वो प्रोडक्ट के बारे में बेहतरीन जानकारी मिलेगी। हमारी एक और प्रोडक्ट है किड्स कोलोस्ट्रॉम, जो बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, रॉकिंग प्रोडक्ट है, अमेजिंग रिजल्ट है उसके बारे में भी बहुत ही बढ़िया आपको जानकारी मिलेगी। तो फ्रेंड्स, सब तैयार हो जाइए। आज हमारी 4 प्रोडक्ट की जो ट्रेनिंग होने जा रही है उसके लिए, एक प्रोडक्ट हमारा एग्रो 365, दूसरा है एग्रो ह्यूमिक, तीसरा है मिल्कोमाइटी, और चौथा है किड्स कोलोस्ट्रॉम, राइट फ्रेंड्स। सो आज के जो हमारे स्पीकर है, मैंने उनके बारे में बताया कि एक्सपीरियंस की जो बात करें वो बहुत लंबा चौड़ा है, थियोरेटिकल नॉलेज की बात करें वो बहुत ही ज्यादा है, राइट। और बहुत सारे लोगों को उन्होंने हेल्प की है बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए, राइट। तो जो आज के हमारे जो स्पीकर है उनका नाम है मिस्टर श्रेनिक मेहता। हो सकता है आपने लास्ट बार जो हमारा ट्रेनिंग हुआ था सिर्फ 10 मिनट के लिए वो आए थे, लेकिन 10 मिनट में उन्होंने बहुत ही बेहतरीन शानदार धमाकेदार बातें बताई थी। तो आज पूरा का पूरा ट्रेनिंग वो खुद ले रहे हैं। तो आज हमारे पास अच्छा मौका है। तो सबसे पहले तो हम उनके मुंह से सुनेंगे सारे के सारे प्रोडक्ट्स के बारे में। लास्ट में किसी को कोई क्वेश्चन बच जाता है, मुझे नहीं लगता कि उनकी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद कोई भी क्वेश्चन बचेगा, बट फिर भी रह जाता है तो हो सकता है उनके पास वक्त होगा तो वो जरूर आंसर करेंगे, राइट फ्रेंड्स। सो आप सबकी सहायता के साथ, तालियों की गूंज के साथ मैं यहाँ पर उनको वार्म वेलकम देना चाह रहा हूँ। तो सो प्लीज हेल्प मी वेलकम ऑन द ई स्टेज मिस्टर श्रेनिक मेहता। यस फ्रेंड्स, सब ताली बजा सकते हैं। यस, श्रेनिक भाई।
अशोक सर, अशोक सर श्रेनिक भाई को आप अनम्यूट कीजिए सर। श्रेणिक भाई लिस्ट में दिख रहे हैं क्या? नहीं है, मैं कॉल कर लेता हूँ, तब तक आप कुछ बातें करिए। ओके ओके, सभी में अनम्यूट होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। इनफैक्ट पार्टिसिपेंट लिस्ट यहाँ से डिसेबल हो गया है, तो इसीलिए मैं कुछ ओपन नहीं कर पा रहा था। सो फ्रेंड्स, जिस तरह से पिछले 2 साल में पूरा जमाना बदल गया है, आज से 2 साल पहले हमारा पूरा जमाना था फिजिकल का, राइट। बट कोरोना आने के बाद कहते हैं ना कि प्री कोविड और पोस्ट कोविड पूरी दुनिया बदल गई है, और कुछ चीजें ऐसी बदल गई है जो वापस कभी भी अपनी जगह पे नहीं आ पाएगी। तो अभी का जो हमारा जमाना है डिजिटल का, तो हम क्या कोशिश करते हैं, यदि कोरोना पेंडेमिक नहीं चलता है तो हम डिजिटल प्लस फिजिकल दोनों काम साथ में करते हैं, और जब पेंडेमिक चलता है तो हम 100% डिजिटल पे काम करते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको अभी भी थोड़ी सी दिक्कत होती होगी कि डिजिटल हम काम करें नहीं करें, बट मेरा आपसे अनुरोध है, सजेशन है कि जैसे ही आरंभ का बिजनेस नेपाल जाएगा, उसके बाद फिर कुछ और कंट्री में जाएगा, आपका बिजनेस अभी आपके सिटी में हो सकता है, फिर कोई और सिटी में जाएगा, कोई और स्टेट में जाएगा। आप जितने ज्यादा डिजिटली परफेक्ट होंगे, उतना ज्यादा आपको फायदा होगा आपके बिजनेस को बढ़ाने में। तो ये मौका है, ये मौका है कि आप इस सिस्टम को जितना जल्दी अडॉप्ट करोगे, उतना जल्दी आपको फायदा होगा। आरएम मैनेजमेंट ने जो डिसीजन लिया है कि ये पेंडेमिक में हमें मैक्सिमम जूम पे काम करना है, ये इसीलिए लिया है कि जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर से, चाहे जो भी सिटी में रहते हो, जो भी गांव में रहते हो, उसका मैक्सिमम फायदा ले सके। बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी ट्रैवलिंग पे है, राइट, बट थैंक्स टू जूम कि इसकी वजह से आज वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मान लीजिए यही मीटिंग किसी सिटी के हॉल में होती, तो बहुत सारे लोग जो आज यहाँ पर बैठे हैं वो अटेंड नहीं कर पाते, बिकॉज हर इंसान हर सिटी में हर बार ट्रैवल करके पहुंच पाए, ये पॉसिबल नहीं है। सो ये डिजिटल माध्यम का सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो जब कोई चीज पॉजिटिवली बन रही है, तो उससे हमें इजीली अडॉप्ट करना होता है और उसका बेनिफिट लेके हमें आगे बढ़ना होता है, राइट। तो आप ये मत सोचना कि जूम मुझे नहीं आता है, मुझे सेट नहीं होता है, मुझे पसंद नहीं है। मैं कहता हूँ फ्रेंड, हमारी सफलता के लिए जो भी बदलाव जरूरी होता है ना, वो सारे के सारे बदलाव हमें करने ही होते हैं, बिकॉज हमारा फोकस हमारी सफलता पर है, हमारा फोकस हमारे सपनों के ऊपर है, राइट। हो सकता है कि आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग अच्छा लगता हो, नहीं लगता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि प्रोडक्ट ट्रेनिंग जरूरी है तो जरूरी है, उससे लगता है कि उससे आपको बिजनेस में बढ़ोतरी मिलेगी, तो दैट्स इट, फिर कोई और सवाल, कोई जवाब नहीं। और हमारे प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हम खुद है। हमारे प्रोडक्ट के लिए अमिताभ बच्चन, कैटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण कौन है? हम ही तो लोग हैं। तो हमारे प्रोडक्ट के बारे में सही जानकारी है यदि हमारे पास नहीं होगी, तो हम किसी और को कैसे बता सकते हैं? और हमें यही तो बताना है लोगों को कि हमारे पास सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, और वो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है तो उसके जो सबसे बढ़िया पॉइंट होते हैं वो हमें दिखाने होते हैं, शेयर करने होते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स में हम डेमो करते हैं और कुछ प्रोडक्ट में हम डिटेल में बात करते हैं, राइट। ग्रेट। सो श्रेणिक भाई हमारे बीच में आ चुके हैं। ग्रेट, फैंटास्टिक। सर आप रेडी हो जाए तो सिर्फ थंब दिखा देना, तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। ग्रेट ग्रेट। अशोक सर आप उनको अनम्यूट कर दीजिए,
सैनिक भाई आ गए हैं। डन सर, आवाज आ रही है? Okay, so once again, I welcome Sainik Bhai Mehta with a warm welcome with a round of applause. Yes, sir. Now the stage is yours. सर आवाज आ रही है ना सबको? एकदम perfect, fantastic. Okay, great sir. So again good evening guys. एक हफ्ते के अंदर ये हमारी सेकेंड टाइम, मतलब काफी सारे लोग नए आए होंगे और उम्मीद करता हूँ कि सब कुशल मंगल है, सबके घर पे कोरोना की कोविड सिचुएशन नॉर्मल चल रही होगी और जिस किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो जल्दी वो ठीक हो जाए, ऐसे हम दुआ करते हैं। और मतलब लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन। हम लोग के पास आज 4 मुद्दे हैं मीटिंग के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर वी विल कवर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ठीक है, हम लोग हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। एंड सेकेंडली हमारे पास एक हमारा न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है जो है कोलेस्ट्रॉम, किड्स कोलेस्ट्रॉम। ये दो के ऊपर हम लोग 2 कैटेगरी के ऊपर हम चर्चा करेंगे आज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। मैं थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा, अब कुछ बेसिक समझाऊंगा, कुछ डिटेल्स दूंगा। अगर कहीं पे भी किसी को कोई भी प्रकार के डाउट हो, टेक्निकल क्वेश्चंस हो या उसके यूसेज के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो या कोई डिफिकल्टीज आ रही हो तो प्लीज चैट विंडो में उसको पैरेलली डालता जाए, तो एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग सर हम लोग उसको Q&A को ले सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट विथ एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर के अंदर हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स है, वन इज एग्रो 365 एंड वन इज ह्यूमिक 365। ओके, सो दोस्तों एग्रीकल्चर के बारे में जब हम बात करते हैं, सो एग्रीकल्चर को ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के बारे में मैं पहले आपके 2 मिनट चर्चा करूंगा। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कोई मेथड नहीं है एग्रीकल्चर की, वो एक पद्धति नहीं है, वो एक हैबिट है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इज नॉट अ टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इज अ हैबिट, वो हमारी एक आदत है। जैसे आज से 40 से 45 साल पहले माना जाता था, बिफोर इंडिपेंडेंस भारत माना जाता था सोने की चिड़िया, कि भाई हमारी धरती, हमारा देश की धरती सोना उगलती है। हमारी देश की धरती सोना इसलिए उगलती थी बिकॉज हमारी मिट्टी में जान थी। हमारी मिट्टी यानी कि सॉइल सुपर फर्टाइल, सुपर प्रोडक्टिव थी। उसका मतलब क्या है कि हम कुछ भी अगर बीज बोते थे हमारे जमीन में तो वो बीज एक सोना उगल के हमको देती थी, यानी कि प्रोडक्टिविटी टॉप पे थी, फर्टिलिटी टॉप पे थी। आज की डेट में सबसे बड़ा इश्यू क्या है कि सर हम लोग प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाए, फर्टिलिटी कैसे बढ़ाए, हमारी क्रॉप की पैदावार कैसे बढ़ाए, ये सारे प्रॉब्लम्स हमको पिछले कुछ सालों में फेस हो रहे हैं। उसके काफी कारण है, बट उसके पहले जाने से जो मैं बोल रहा हूँ, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एक पद्धति है, एक हमारी एक पद्धति नहीं, एक हमारी आदत है। वो आदत क्या है, जैसे कि हमारे बुजुर्ग, हमारे बाप दादा थे, जो हमारे 30 से 40 साल पहले खेत में हल चलाते थे, वहां पे बलद ले जाते थे, गाय ले जाते थे, भैंस ले जाते थे, उनका जो डंग यानी कि उनका जो छाण होता था, जो काऊ डंग, बफेलो डंग होता था, वो नेचुरली एक ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह काम करता था, क्योंकि उसमें काफी अच्छी मात्रा में ऑर्गेनिक कार्बन और ऑर्गेनिक मैटर उसमें अवेलेबल था, जो जमीन में ऐड होके खुद ब खुद धरती को यानी कि हमारी जो जमीन है उसको फर्टाइल बनाता था। फिर पिछले उससे 20 साल में आगे फॉरवर्ड जाता हूँ, ठीक है, कैसेट को थोड़ा आगे ले जाता हूं, तो 20 साल बाद क्या हुआ, सरकार ने बोला कि अभी हमारे को फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, यानी कि देश की आबादी बढ़ रही है, आबादी के सामने हमको पैदावार कम पड़ रही है, तो स्टार्ट किया ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन में सबसे पहले क्या आया, यूरिया डीएपी का इस्तेमाल आया। यूरिया की एक्चुअली अगर आप हिस्ट्री पता लगाओगे तो यूरिया को कभी भी एक फर्टिलाइजर का दर्जा नहीं दिया गया था वर्ल्ड लेवल पे। उसको जर्मनी, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जर्मनी के पास काफी सारा गोला बारूद बच गया था, उन्होंने सोचा अब इतना सारा गोला बारूद, अब तो युद्ध होना नहीं है, इतना सारा गोला बारूद डाले कहां पे, तो उन्होंने वो गोला बारूद में से एक प्रोडक्ट डेवलप किया जिसका फॉर्मूला था यूरिया, और उसको हम यूज कर रहे हैं, यानी कि आज भी हम वो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं जो एक युद्ध में यूज होने वाली प्रोडक्ट थी, आज हम उससे खेती कर रहे हैं। यानी कि हम एक काफी खतरनाक केमिकल और एक खतरनाक चीज हम लोग हमारी जमीन में यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो पॉइंट नंबर 1 कि हम लोग ने यूरिया डीएपी का इस्तेमाल करके जमीन को बर्बाद कर दिया है। जमीन में जो मित्र जीवाणु थे यानी कि फ्रेंडली बैक्टीरिया थे, इतने बड़े बड़े वॉर्म्स, हमको इतने बड़े बड़े वॉर्म्स पहले जमीन में दिखते थे, वो जमीन में आज नहीं दिखते। फ्रेंडली बैक्टीरिया मर गए। जमीन का जो पोचारा यानी कि जो उसमें नमी, जो मॉइस्चर बोलते थे, कैसे हाथ डालो ना जमीन में तो 3 फुट अंदर चला जाता था आज से 30 साल पहले। आज अगर हाथ डालो ना तो चुभता है, पैर, हाथ छोड़ो पैर डालते पैर चुभता है, ठीक है। यानी कि हमने
हमारी जमीन को काफी हद तक डिस्टर्ब कर दिया है। और नो सॉइल नो फूड, अगर हमारी मिट्टी अच्छी नहीं है तो हम उसके ऊपर खेती आज कर सकते हैं, कल कर सकते हैं, अगले 2 साल तक कर सकते हैं, पर 2 साल के बाद ना ये जो दिए की चिंगारी है ना, चिंगारी बुझने के कगार पे है। यानी कि हमें सबसे पहले समझना है कि सॉइल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी पूरी इकोसिस्टम का। ये सॉइल को सुधारने का जिम्मेदारी हम किसान भाइयों के हाथ में है। हम जैसे जो नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जितने भी हमारे लीडर हैं, ये फार्मर तक कम्युनिकेट करना कि भाई अगर मिट्टी बलवान है तो किसान धनवान है, अगर हमारे पास मिट्टी अच्छी नहीं है तो हम उसके ऊपर खेती करना हमारे लिए नामुमकिन हो जाएगा। हमारी आने वाली जनरेशन, आने वाली नस्ल बहुत प्रॉब्लम में हो जाएगी। आज सो फर्स्ट पॉइंट इज सॉइल। अब सेकंड पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट आता है एग्रीकल्चर में कि हम जब सॉइल को जब हम रिवाइव करना चाहते हैं, सॉइल को हम अच्छा करना चाहते हैं, तो हम सॉइल के साथ ऐसा क्या कर सकते हैं। तो सॉइल में अभी सबसे बड़ी कमी क्या है, ऑर्गेनिक कार्बन की कमी है, ऑर्गेनिक मैटर की कमी है, और इंपॉर्टेंट है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है। और ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, कॉपर, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम और ऐसे आयरन और ऐसे अन्य काफी सारे ऐसे इंपॉर्टेंट खनिज तत्व यानी सूक्ष्म और अति सूक्ष्म तत्व है जो हमारी मिट्टी में होना आवश्यक है। पर पिछले काफी साल से यूरिया डीएपी के एक्सटेंसिव यूज के कारण ये खनिज तत्वों की मात्रा कम होती जा रही है, क्योंकि जो नेचुरली जो वॉर्म्स थे, वॉर्म्स क्या मिट्टी खाती है, वॉर्म्स क्या खाती है, मिट्टी खाती है, और उसको जो छोड़ती है वो नीचे, ऊपर से नीचे जाती है, नीचे से ऊपर आती है, तो खनिज तत्वों को ऊपर लेके आती है और मिट्टी को रोटेट करती है। आज सब किसान भाई जानते हैं कि हम वो थ्रेशर से मिट्टी पलटाते हैं, हम काफी सारे एक क्रॉप के बाद सेकेंड क्रॉप के मिट्टी पलटाते हैं। एक फैक्ट है, एक सिंगल वॉर्म यानी कि एक पड़ोसिया होता है ना, एक सिंगल वॉर्म के अंदर ताकत थी साल की 10 टन मिट्टी पलटा सकता है। एक वॉर्म 10 टन मिट्टी पलटा सकता है। यानी कि सोच लो कि अगर आपके खेत में वो वॉर्म्स अगर होते तो आज क्या पोजीशन होती। पर हम लोगों ने वो ऑप्शन लिया कि जहां पे हमने वॉर्म्स को मार डाला। सो अभी वो सॉइल को अगर हमें इंपॉर्टेंटली रिवाइव करना है, उसको फिर से जिंदा करना है, सॉइल जो मर गई, मिट्टी मर गई, उसको फिर से जिंदा करना है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हम सॉइल के ऊपर काफी ज्यादा फोकस करें और उसके ऊपर हम एक ऐसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें जो सॉइल के अंदर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन ऐड करे, इंपॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिशन ऐड करे, उसके अंदर इंपॉर्टेंट ट्रेस एलिमेंट्स ऐड करे, उसके अंदर ऑर्गेनिक कार्बन और ऑर्गेनिक मैटर को ऐड करे। तो आज जो हम एग्रो ह्यूमिक, जो हमारा जो एग्री ह्यूमिक 365 है, ह्यूमिक 365 है, इसको ह्यूमिक 365 नाम इसीलिए दिया गया है कि ये 360 डिग्री और 365 डेज यानी कि ऑल 365 डेज तक ये ह्यूमिक जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो आपकी मिट्टी की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, उसकी स्ट्रक्चर को बैलेंस करने के लिए, उसके स्ट्रक्चर के लिए, और जो काफी सारे लॉस्ट एलिमेंट्स को वापस लाने के लिए। सो ह्यूमिक 365 का पहला रोल है सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाना, सॉइल की पोरोसिटी यानी कि छिद्रता जो सॉइल के अंदर जो होल्स होते हैं, पोर्स को बढ़ाना। अब सर ये पोर्स बढ़ा के क्या करेंगे, छिद्रता बढ़ाना क्यों इंपॉर्टेंट है, जितनी ज्यादा छिद्रता एयर की जो हवा का जो अवन जवन है, हवा का जो अवर जवर है, वो ज्यादा पोरोसिटी के कारण ज्यादा हवा आ पाएगी आपके रूट को, यानी कि तंतु को ज्यादा से ज्यादा हवा मिल पाएगी, तो उसका ग्रोथ जबरदस्त होगा। यानी कि फर्स्ट पॉइंट फर्टिलिटी बढ़ाता है, सेकेंड पॉइंट जो उसकी छिद्रता बढ़ाता है, थर्ड उसकी पानी को पकड़ने की, पानी ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाता है, यानी कि उसमें मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है, यानी कम पानी में भी हम अच्छी उपज ले सकते हैं, कम पानी में भी हम ज्यादा से ज्यादा खेती कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, हम इसके अंदर ऑर्गेनिक कार्बन, ऑर्गेनिक मैटर होने के कारण जो भी हमारे सॉइल स्ट्रक्चर है वो इंप्रूव होता है। इसके अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एडेड है, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पौधों को इजीली मिलते हैं, रूट्स को इजीली मिलते हैं, और उसके ग्रोथ में, रूट के ग्रोथ में और वेजिटेशन के ग्रोथ में मदद करता है। ह्यूमिक 365
सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, जो उसका एरेशन है यानी कि छिद्रता को इंप्रूव करता है, फर्टिलिटी बढ़ाता है, उसको इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है क्रॉप को, रूट के लेंथ, रूट की क्वालिटी और रूट का जो स्ट्रेंथ है उसको इंप्रूव करता है और क्रॉप की ग्रीनरी को बढ़ाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मिनिमम 10% से लेके 40 से 50% तक क्रॉप की प्रोडक्टिविटी यानी कि क्रॉप की प्रोडक्शन की कैपेसिटी को ये इंप्रूव करता है। और ये 100% ऑर्गेनिक स्रोत से बनाया गया है। इसके अंदर ऑर्गेनिक ह्यूमिक कंटेंट यूज किए गए, जो ह्यूमिक डेरिवेटिव्स है उसको ऑर्गेनिक सोर्स से डिराइव किए गए हैं, और जो बायोमास मटेरियल यूज किया गया है जो इसके अंदर किसी भी प्रकार की साइड इफेक्ट्स नहीं छोड़ता है, ना जमीन के अंदर ना फसल के अंदर। तो जब जमीन अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी, तो वो फसल हम खाएंगे तो हमें कैंसर जैसी बीमारियां या पार्किंसन डिजीज या जो भी हमारे हैवी फर्टिलाइजर और हैवी केमिकल्स यूज करने के बाद जो रेसिड्यू यानी कि जो उसके ऊपर बचा तत्व छूट जाता है, वो तत्व ना रहने के कारण हम काफी सारी डिजीज से बच सकते हैं। यानी कि आप एक अच्छा राष्ट्र, स्वस्थ राष्ट्र निर्माण करने में भी उसमें आप मदद कर रहे हैं एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज करके। और तीसरा, जो भी आपका पशु खाता है, ये पशु भी उसको खाने के बाद उसके ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं होती है। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ह्यूमिक 365 के मैंने आपको बेनिफिट्स बताए। इस्तेमाल कैसे करना, इस्तेमाल करने का तरीका जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, लास्ट जूम मीटिंग में बताया था, क्विकली मैं एक बार आपको सिर्फ रिमाइंड करा देता हूँ। इसका अगर आप स्प्रे के माध्यम से यूज कर रहे हैं तो स्प्रे में इसको प्रति लीटर 1.25 ml से 1.5 ml डालना है, यानी कि 25 ml से 30 ml प्रति पंप इसको यूज करना है। 25 ml से 30 ml प्रति पंप। अगर इसको हम डायरेक्ट जमीन में दे रहे हैं ड्रिप के माध्यम से या ड्रेंचिंग के माध्यम से, तो इसको हमें देना है कम से कम 500 ml, और 1 एकड़ का मैं माप बता रहा हूँ, 500 ml प्रति एकड़ और 25 ml से 30 ml प्रति पंप। छिड़काव करते हुए जो मैंने बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना कि हम इसको पूरे पत्ते, पौधे, डाली, शाखा सबको नहलाए, जैसे हम नहाते उसको अच्छे से नहलाए, ताकि उसके ऊपर वो प्रॉपरली स्टिक और स्प्रेड हो। ठीक है, एग्रो 365 के ऊपर आऊंगा तब बताऊंगा कि ये काम आपका एग्रो 365 कैसा आसान कर रहा है, ये स्प्रेडिंग का और स्टिकिंग का। तो वो स्प्रेड और स्टिक हो गए तो उसकी एफिशिएंसी को वो बढ़ाएंगे, और उसकी एफिशिएंसी बढ़ने के कारण आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। इसको कब यूज करना है, इसको आप क्रॉप को ग्रोथ स्टेज पे, फ्लावरिंग यानी कि जब फ्लावर यानी कि जब फूल सेट हो रहे हैं तब आप यूज कर सकते हैं, फ्रूटिंग टाइम पे यानी कि जब फल सेट हो रहे हैं तब यूज कर सकते हैं, हार्वेस्टिंग के कुछ दिन पहले आप यूज कर सकते हैं, और जब ग्रोथ स्टेज पे हो तब यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जब भी आपको लगे कि आपका पौधा स्ट्रेस में आ गया हो, आपका क्रॉप स्ट्रेस में चल रहा है, यानी कि सिकुड़ रहा है, या उसका कुछ ग्रीनरी कम हो रहा है, या उसका येलोनेस ज्यादा हो रहा है, उसके रूट का ग्रोथ ठीक नहीं है, आप तभी भी उसे यूज कर सकते हो। इसे आप किसी भी फसल पे यूज कर सकते हो, किसी भी वक्त यूज करके इसका बेस्ट रिजल्ट ले सकते हो। सो ह्यूमिक 365 के बारे में जो मैंने आपको जानकारी दी, उम्मीद है कि आपको इसके बारे में काफी एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि इसकी जरूरत क्यों है, इसका क्या बेनिफिट्स है, इसको कैसे इस्तेमाल करना, कब इस्तेमाल करना, और रिजल्ट इसका कैसे लेना। अब सेकेंड प्रोडक्ट के ऊपर हम आते हैं, एग्रो 365। एग्रो 365 के बारे में मैं आपको इंफॉर्मेशन दूं उससे पहले मैं आपको फिर से थोड़ा सा रिवाइंड करूंगा, 1 सेकंड का थोड़ा मैं ब्रेक चाहूंगा। मेरे हिसाब से श्रेणिक भाई पहले सारी प्रोडक्ट के बारे में बता दीजिए, और फिर क्वेश्चन एंड आंसर है ना हम लास्ट में करेंगे, ताकि एक बार क्वेश्चन शुरू हो गया ना तो आधा घंटा शायद क्वेश्चन आंसर में एक प्रोडक्ट में चला जाएगा। तो जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं हमारे यहाँ पर, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं आप अपने सवाल जो अगर दिमाग में आते हैं वो एक पेपर और पेन पे लिख के रखिए। एक बार 4 प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज ले लीजिए, उसके बाद कुछ सवाल जो हैं वो लास्ट में हम लोग करेंगे। प्लीज सर। डन सर, ठीक। सो अब एग्रो 365 के ऊपर जब हम आते हैं, सो एग्रो 365 बेसिकली आपका एक परफॉर्मेंस मैक्सिमाइजर प्रोडक्ट है, यानी कि आप कोई भी प्रकार के केमिकल, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, आप उसको जब भी यूज करते हो तो उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए जो प्रोडक्ट यूज होता है वो हमारा एग्रो 365। बेसिकली ये सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर स्प्रेडर है, जो हमारा स्टिकिंग का काम करता है, स्प्रेडिंग का काम करता है। ठीक है, और ये 100% ऑर्गेनिक है।
अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? जैसे मैंने लास्ट वीडियो में ही बोला था कि काफी बार क्या होता है कि किसान मित्र हमारे या किसान मित्र जिसको भी ये काम सौंपते हैं स्प्रे करने का, होता है कि हम बहुत ही जल्द स्प्रे करते हैं, यानी कि ऐसे स्प्रे करते हैं जैसे कि एक फुहारा मार के एक स्प्रे मार के निकल गए, उसको प्रॉपर नहलाते नहीं है। तो क्या होता है कई बार पत्तों के इंपॉर्टेंट जगह पे वो केमिकल नहीं पहुंचता है, कई बार डाली या रूट के जगह पे वो इंपॉर्टेंट केमिकल नहीं पहुंचता है। तो उसको इफेक्टिवली स्प्रेड करने के लिए कि अगर एक बूंद भी अगर पत्ते पे स्प्रे की गिरी तो वो वहां जाके एक्टिव होने के एज एक्टिवेटर यूज होके वो वहां से स्प्रेडिंग का काम स्टार्ट करेगा। पहले वो स्प्रेड होगा और स्प्रेड होके वहां पे वो स्टिक होगा, यानी कि पहले पूरे पत्ते और जहां जहां पे भी उसका छिड़काव हुआ है वो वहां पे कंप्लीटली स्प्रेड हो जाएगा। और स्प्रेड होने के बाद वहां पे वो प्रॉपरली स्टिक होके इंटरलॉकिंग हो जाता है। फिर वो चीज एक्टिवेट एज एक्टिवेटर भी वहां पे वो काम करता है, यानी कि जब वो पत्तों के साथ अंदर जाके इंटरलॉकिंग होता है तो वो एक्टिवेटर का काम करता है और आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, यानी कि जो आपको प्लांट को जो फूड बनाने की जो प्रोसेस हम बोलते हैं वो प्रोसेस को भी वो स्पीड अप करता है। अब इसका छिड़काव हम किसी भी प्रकार के केमिकल और किसी भी प्रकार के फर्टिलाइजर के स्प्रे में या जब ड्रिप ड्रेंचिंग में दे रहे हो तब उसको यूज कर सकते हैं। स्टिकर स्प्रेडर का डोसेज जो है वो 5 ml प्रति पंप है। 5 ml प्रति पंप हम जब स्प्रे से डाल रहे हो और जब ग्राउंड एप्लीकेशन में डाल रहे हो तब इसको एक 150 लीटर की टंकी में, एक ऑन एन एवरेज 150 लीटर की जो या 200 लीटर की टंकी में 80 से 100 ml इसको यूज करना है। और इसको आप चाहे कोई भी प्रकार का पेस्टिसाइड हो या किसी भी प्रकार का आपका फर्टिलाइजर हो, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, आप उसको उसके अंदर डाल सकते हो। ये उसका इमल्सिफिकेशन इंप्रूव करता है, ये आप उसकी स्प्रेडिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, उसकी स्टिकिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब बारिश बहुत हो जाती है, बारिश के कारण जो वाटर रन ऑफ होता है, यानी कि कई बार क्या होता है कंप्लेन आती है पेस्टिसाइड तो स्प्रे कर दिया तो पेस्टिसाइड का बारिश में रिजल्ट नहीं आया। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जब भी वो पेस्टिसाइड का स्प्रे होता है तो पत्तों के ऊपर इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द वहां पे वो स्टिक तो हो गया, पर पानी आने के बाद वो वहां से रन ऑफ हो जाता है, यानी कि जैसे ही पानी आता है वो पानी आने के बाद वहां से वो वहां पे चला दे, यानी कि उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है, स्लाइटली कम हो जाती है। यहीं पे एग्रो 365 का रोल आता है कि अगर एग्रो 365 हमने किसी भी प्रकार की प्रोडक्ट में ऐड किया है तो वो इवन जब बारिश आती है तो इसका जो स्टिकिंग है, इसका जो स्टिकिंग और इसका जो स्प्रेडिंग है, ठीक है, ये स्टिकिंग और स्प्रेडिंग होने के कारण मेरे को सिर्फ एक सेकेंड म्यूट करना पड़ेगा, एक इम्पोर्टेंट जस्ट अ सेकेंड। आई थिंक आप सब लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने को मिल रहे हैं ना, बिकॉज उनकी जो जानकारी है वो बहुत ही पावरफुल है। और हम कोशिश करेंगे कि ये रिकॉर्डिंग रहे और बाद में भी सबको प्रोवाइड किया जाए ताकि उसको जितनी ज्यादा बार यूज करना वो हम कर सके, बिकॉज एक एक वर्ड उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, जैसे मैंने सबसे पहले कहा कि आप लिख सकते हो जितना भी स्पीड में, वो लिखने की कोशिश जरूर करना। मेजरमेंट एक एक पॉइंट की क्यों यूज करना। यस सर। ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ओके, सो मैं बता रहा था कि जो बारिश के टाइम पे क्या होता है, वाटर रन ऑफ के कारण हमको काफी बार जो कंप्लेन मिलती है वो एग्रो 365 के यूज के बाद वो कंप्लेन नहीं आती है, क्योंकि जो पानी वहां से चला जाता है उसके पहले जो स्प्रेडिंग है, स्प्रेडिंग काफी अच्छे से हो चुका होता है, स्टिकिंग काफी अच्छे से हो चुका होता है, और उसका इंटरलॉकिंग होने के कारण वो प्रॉब्लम की मात्रा काफी कम हो जाती है। सो एग्रो 365 को मैं बोलूंगा वो परफॉर्मेंस मैक्सिमाइजर या परफॉर्मेंस बूस्टर प्रोडक्ट है, जिसको किसी के भी साथ ऐड किया जाए तो वो प्रोडक्ट की क्षमता को बढ़ा देता है। एक सिंपल शब्दों में मैं बोलता हूँ कि एग्रो 365 का काम
जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो उसकी कैपेसिटी को 100% तक लेके जाना, उसकी रिजल्ट को 100% तक लेके जाने का काम हमारा एग्रो 365 करता है। ह्यूमिक 365 और एग्रो 365 के कॉम्बिनेशन जब भी आप चलाते हो तो उसका आपको डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट मिलता है। पर कुछ चीजें मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर के अंदर कोई भी चीज गारंटेड नहीं। बड़ा कौन है? सबसे बड़ा है ऊपर वाला। ऊपर वाले ने अगर सोचा कि आज मौसम बिगाड़ना है, ऊपर वाले ने सोचा बारिश करनी है, ठीक है, आज मौसम ऐसा बदल देना है कि आज इश्यू आ जाए, ठीक है, तो अचानक मौसम बदलने के कारण भी कई बार कुछ इश्यूज आ सकते हैं। तो हम ये ना सोचे कि हमारा रिजल्ट कम हो रहा है, ठीक है, काफी बार एटमोस्फेरिक प्रॉब्लम होता है, कई बार हमारी मिट्टी, जो मैंने बोला हमने मिट्टी जो इतनी बर्बाद की है, जो हमने बिगाड़ी है, तो हम ये बिगाड़ी हुई मिट्टी पे ऐसा नहीं सोच सकते कि हमको इमीडिएट बेसिस पे ऐसा चमत्कार दिख जाए कि जो वाह वाह हो जाए। चमत्कार आपको कोई भी प्रोडक्ट सिर्फ 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार दे सकता है। तो चमत्कारिक प्रोडक्ट के अंदर आप गारंटेड लिख लो कि वो चमत्कार तभी होता है जब उसके अंदर कुछ ऐसा मिला हुआ होता है कि जिसके कारण रिजल्ट आ रहे हैं जो आपको पहले 5 बार अच्छे लगेंगे, छठी को बॉडी बनानी है तो रातों रात बॉडी नहीं बनती है। बॉडी बनाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, ठीक है, चाहे वो उसको मसल्स बिल्डअप करना हो, एब्स बनाने हो, कुछ भी करना हो। तो वो स्टीरॉइड्स, जो स्टीरॉइड जैसा काम जो प्रोडक्ट करती है, चाहे वो पेस्टिसाइड हो या फर्टिलाइजर हो, कि अभी डाला कल रिजल्ट आ गया, आज डाला कल फूल से फल हो गया, आज छोटा पौधा पेड़ बन गया, इस टाइप के रिजल्ट जो आपको प्रोडक्ट देती है, जो स्टीरॉइड्स होते हैं, यानी कि जो खतरनाक केमिकल होते हैं, ये 5 बार चमत्कार देगी, छठी बार से ये आपकी ही प्रोडक्टिविटी खत्म कर देगी, कम कर देगी। और बहुत लंबे टाइम तक इस चमत्कार, कोई भी चमत्कार बहुत लंबे टाइम तक अच्छा नहीं है, ठीक है। सो हम अगर प्रॉपर सिस्टम से जाए, प्रॉपर पद्धति से जाए, ऐसी प्रोडक्ट को यूज करें जो हमें लॉन्ग टर्म में बेनिफिट दे, जो हमारी नहीं हमारे आने वाली जनरेशन तक वहां बेनिफिट्स चलते रहे, तो हमें एक ऐसा प्रोडक्ट का चॉइस करना है जो रिजल्ट तो दे, पर रिजल्ट सिस्टमेटिकली दे, जो लंबे टाइम तक चले, जो लंबे टाइम तक हमारे क्रॉप को भी डैमेज ना करे, हमारी सॉइल को भी डैमेज ना करे, और साथ साथ में हमारी प्रोडक्टिविटी को भी डैमेज ना करे। काफी बार एग्रीकल्चर में मेरे को सवाल आते हैं कि सर ये आपकी प्रोडक्ट तो यूज की, पर वो क्या है ना, इसकी प्रोडक्ट की कंपैरिजन में थोड़ा रूट लेंथ और ये है, थोड़ा टेक्सचर ये है, तो ये कच्चा पड़ रहा है। कोई बात नहीं, मैं ऐसा, हम लोग ऐसा प्रोडक्ट भी दे सकते हैं एज एन आरंभ, एज ए कंपनी हम एक ऐसा प्रोडक्ट भी दे सकते हैं जो आज डाला कल आप देखोगे तो कल आपका आलू इतने से इतना हो जाएगा। ऐसा प्रोडक्ट भी बनता है, लेबोरेटरी में बनता है ऐसा प्रोडक्ट। एक बार बनेगा, 2 बार बनेगा, 3 बार बनेगा, 2 साल बाद आप आरंभ को ही गाली दोगे कि सर वो एक बार तो हो गया, अब 6 महीने तक आलू की खेती नहीं हो सके, ऐसी हालत होगी है। मैं ऐसे एग्जांपल्स बता रहा हूँ जो आपको मैंने रियल लाइफ में देखे, जो मैं ग्राउंड में जाता हूँ ना, तो मैंने ऐसे एग्जांपल देखे जिन्होंने ऐसी प्रोडक्ट यूज की है, जिन्होंने जिब्रालिक, नाइट्रोबेंजीन, इतने सारे खतरनाक पीजीआर यूज किए हैं कि वो पीजीआर यूज कर करके, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यूज करके इमीडिएट रिजल्ट ले लिए, पर 5 साल बाद, 6 साल बाद उनकी जमीन पे वो पीजीआर की भी असर नहीं होती है। सिंपल एग्जांपल है, मैं आज डोलो 650 खा रहा हूँ, आज से 3 साल बाद अगर मेरे को बुखार है तो डोलो 650 का असर मेरे पे नहीं होगा, मुझे डोलो 900 1000 खानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अब मेरी बॉडी डोलो 650 से यूज टू हो गई है, मेरी बॉडी कोरोना से यूज टू हो गई है। मुझे पहले वेव में भी कोरोना हुआ, सेकेंड वेव में भी हुआ, थर्ड वेव में भी हुआ, चौथे वेव में भी होने ही वाला है मुझे, ठीक है। पर उसका मतलब क्या है कि मेरी बॉडी कोरोना से, वायरस से यूज टू हो गई है, अब वो फाइट बैक नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि हमने जो खा रहे थे उसका डोसेज हमने उतना ही रखा है। डोलो 650 का 950 करूंगा तब जाके असर होगी। सिमिलरली मेरा किसान भाई जानते होंगे कि पेस्टिसाइड जो यूज कर रहे हैं या फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, पहले 5 ml डालते थे पेस्टिसाइड, अब वही पेस्टिसाइड 10 ml 15 ml डालना पड़ता है, या वही पेस्टिसाइड 50 ml तक डालना पड़ता है, तब जाके वो इल्ली या थ्रिप्स, माइट्स, व्हाइट फ्लाई, सकपेस्ट, एफिड जैसी चीजें वहां से खत्म होती है। तो आज वो चीज का डोसेज हमको बढ़ाना पड़ रहा है। आज वो चीज का क्यों बढ़ाना पड़ रहा है? क्योंकि हमारा जो क्रॉप है उसकी इम्यूनिटी हम लोग खत्म कर रहे हैं और हम लोग उसकी रेजिस्टेंस पावर को बढ़ा रहे हैं, यानी कि हमको ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, खर्च बढ़ाते जा रहे हैं और पैदावार कम होती जा रही है। तो ये गलती मत करिए, पैदावार बढ़ाइए, खर्च कम कीजिए, और ऐसी चीजें ना यूज कीजिए जो आपके लॉन्ग टर्म के लिए हानिकारक है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत मैं बुरा लगूंगा, लोग बुरे लगेंगे कि यार सर बातें तो अच्छी कर रहे हो पर ये ऐसे काम नहीं कर रहा है,
मैं फिर बोल रहा हूँ, चमत्कार देखना है, मैं चमत्कार दिखा सकता हूँ। चमत्कार 1 साल, 2 साल, 3 साल चलेगा, फिर आपके ही बच्चे बोलेंगे कि सर चमत्कार तो आपने दिखा दिया था हमारे पापा को, अब हमको तो चमत्कार छोड़ो, हमारी खेती ही बंद हो गई है। ठीक है, सो मैं ये सिचुएशन नहीं चाहता हूँ, इसीलिए वंस अगेन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए मैं आपको एक समराइज कर देता हूँ कि एग्रो 365 और एग्री ह्यूमिक जो है हमारा ह्यूमिक 365, वो एक प्लांट ग्रोथ के लिए एक प्रोडक्ट है जो हमारे रूट की ग्रोथ को, रूट के टेक्सचर को, प्लांट की ग्रोथ को, वेजिटेशन को बढ़ाता है, सॉइल के स्ट्रक्चर को इंप्रूव करता है, छिद्रता बढ़ाता है, ओवरऑल उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है और उसकी पैदावार को इंप्रूव करता है। और एग्रो 365 जो है वो हमारा स्टिकिंग, स्प्रेडिंग और एक्टिवेशन और पेनिट्रेशन का काम करके प्रोडक्ट की एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करता है। सो ये मेरे इनसे एक एग्रीकल्चर का एक ब्रीफ समरी देने के लिए जो मैंने आपको कोशिश था मेरा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर कोई भी सवाल होंगे वो हम द एंड ऑफ द मीटिंग लेंगे। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट मिल्को माइटी के लिए। ठीक है, कैटल के बारे में मैं बात करने से पहले आपसे एक थोड़ा सा 1-2 मिनट का, थोड़ा मेरा आदत है कि मैं पहले एक भूमिका बनाने की कोशिश करता हूँ, तो भूमिका बनाने के बाद मैं वो प्रोडक्ट के बारे में बात करना चाहूंगा। सो हम लोग घर में जो भी खाना खाते हैं, ठीक है, हम लोग रोटी, सब्जी, दाल, चावल, पापड़, सलाद, ये सब चीजें हो गई। ये सब चीज जो हम खाते हैं, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि हमने आज सिर्फ रोटी खाई, कल सिर्फ चावल खाएंगे, कल सिर्फ दाल खाएंगे, ऐसा क्यों नहीं कर सकते? इसका आंसर ये है कि हम कोई भी प्रकार का बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार, मैं फिर से वर्ड रिपीट कर रहा हूँ, अपनी डायरी में लिख दीजिए, संतुलित आहार। हम लोग बैलेंस डाइट लेने की कोशिश करते हैं। क्यों? आज हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में काफी सारे इंपॉर्टेंट विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, कैल्शियम, फैट, ये सबकी जरूरत है, फाइबर, ये सबकी जरूरत एक इक्वल मात्रा में है। इसलिए हम किसी भी एक चीज को एक टाइम पे नहीं खा सकते, हमको एक संतुलित आहार खाना जरूरी है। ये संतुलित आहार जो है, ये संतुलित आहार क्या हम हमारे पशुओं को खिला रहे, हाँ या ना? ठीक है, संतुलित आहार हम क्या हमारे पशुओं को खिला रहे? एक सेकंड ना, तो ये संतुलित आहार जो हम खाते हैं, ठीक है, संतुलित आहार से हमको हर एक प्रकार के जो भी हमारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स, प्रोटीन्स, विटामिन, सप्लीमेंट और फाइबर, फैट सब कुछ मिलता है। वैसे ही क्या हम हमारे पशु को संतुलित आहार दे रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 1। हम उसको आज घास ज्यादा खिला दिया, आज उसको फीड खिलाया, फिर कल उसको मक्खन ज्यादा खिला दिया, फिर कल उसको घी ज्यादा खिला दिया, आज हमको मालूम चला कि यार उसका फैट कम आ रहा है तो हम फैट बढ़ाने के लिए उसको कुछ खिला दिया, फिर कल मालूम चला दूध कम आ रहा है तो बढ़ाने के लिए कुछ खिला दिया। क्या हम ऐसा कुछ उसको नहीं खिला सकते कि जो उसका संतुलित आहार हो? और अगर वो संतुलित आहार नहीं खिला सकते तो क्या हम उसको एक ऐसा सप्लीमेंट खिला सकते हैं जो उसके आहार को संतुलित करे या उसके आहार को कंप्लीट करे, जिसके अंदर इक्वल अमाउंट में मिनरल्स, प्रोटीन्स, विटामिन, फैट सप्लीमेंट, कैल्शियम सप्लीमेंट और ऐसे प्रोडक्ट हो जो उसकी बॉडी को एक संतुलित आहार में कन्वर्ट करने के लिए मदद करे? ऐसा कुछ हम खिला सकते हैं? यस, एब्सोल्युटली। और इसीलिए हमारा प्रोडक्ट मिल्को माइटी इज देयर। इसीलिए हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे है कि आप जो कुछ भी खिला रहे हो आप खिलाओ, क्योंकि शायद आपको नहीं मालूम है टेक्निकली या आप उसको क्या खिला रहे हो, उसको किस चीज की जरूरत है, हमें कई बार नहीं मालूम होता है। और उसी को कंप्लीट करने के लिए ये हमारा जो सप्लीमेंट है, जो कैटल फीड सप्लीमेंट जो हम बोलते हैं, ठीक है, मिल्को माइटी, ये आपके आहार को संतुलित करता है। सो बेसिकली मिल्को माइटी क्या है? मिल्को माइट एक कैटल फीड सप्लीमेंट है जिसके अंदर एक बैलेंस्ड मात्रा में कैटल को जरूरी मिनरल्स, विटामिन, ऐसे पदार्थ यानी कि ऐसे हर्ब्स अवेलेबल है जो उसके अंदर रहे काफी सारे डेफिशिएंसी और डिजीजेस को कंट्रोल करता है। उसमें एक कैल्शियम का मात्रा है, एक फास्फोरस का मात्रा है, एक फैट सप्लीमेंट है जो उसको फैट, मिनरल्स, विटामिन,
प्रोटीन्स और फाइबर को कंप्लीटली डाइजेस्ट करने की क्षमता देता है। मिल्कोमाइटी काम एक 4D प्रिंसिपल पे करता है, 3D जैसा आप लिख लीजिए, 4D प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। सो पहला डी है इम्प्रूव्स डाइजेशन। इम्प्रूव्स डाइजेशन है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। अब डाइजेशन कैसे इम्प्रूव करता है? अगर हमारे सर है, ठीक है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है, वो तबीयत ठीक ना होने, आज जैसे मैं हूँ, ठीक है, आज जैसे मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, या आप हो, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आपका हजमा ठीक नहीं है, आपको कब्ज है, आपको लूज मोशन जैसा है, या आपका स्टमक में अच्छा फीलिंग नहीं है, तो मैं आपके सामने 5 पकवान रखूंगा, क्या आप खाओगे? मैं आपके सामने डोमिनोज का पिज्जा रखूंगा, क्या आप खाओगे? नहीं खाओगे। वैसे ही हमारे पशु का हाजमा, हमारे पशु का जो डाइजेशन है, डाइजेस्टिव सिस्टम अगर ठीक नहीं होता है तो उसको हम कितना भी अच्छा खाना खिलाए वो नहीं खाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको कहाँ पे अटैक करना है? पशु के डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि डाइजेशन सबसे अच्छा होना चाहिए। वो घास भी खाए ना तो घास का सारा फाइबर और प्रोटीन वो कंप्लीटली डाइजेस्ट कर पाए, ये हमारा पहला एम होना चाहिए। तो मिल्कोमाइटी सबसे पहले अटैक करता है डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर, डाइजेशन के ऊपर। वो उसका डाइजेशन इंप्रूव करती है, उसका हाजमा इंप्रूव करती है। पॉइंट नंबर 2 जो सेकेंड ही है, रिमूव्स डेफिशिएंसी। पहले सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम पे अटैक करती है। सेकंड, रिमूव्स डेफिशिएंसी, डी फॉर डेफिशिएंसी। उसके अंदर रहे कैल्शियम की, मिनरल्स की, फास्फोरस की, अलग अलग प्रकार के खनिज तत्व हो गए, या फैट की, ये सब चीज की जो कमी है, जो डेफिशिएंसी है, उसको पूर्ति करने का काम मिल्कोमाइट करता है। तो सेकंड क्या हो गया? रिमूव्स डेफिशिएंसी। अब थर्ड डी क्या है? डिटॉक्सिफाइज द बॉडी। डिटॉक्सिफाई यानी कि पशु के अंदर रही छोटी मोटी बीमारी, जैसे लीवर का डिसऑर्डर हो गया, या यूरिन का प्रॉब्लम हो गया, या डाइजेशन का प्रॉब्लम हो गया, या थोड़ा हद तक डीवॉर्मिंग का प्रॉब्लम हो गया, ये सारे जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स है वो डिजीज को जड़ से हटाने की कोशिश करती है। अगर डिजीज है तो उसको कंट्रोल करने की। मैं कहीं पे ये वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ कि इसको एज ए मेडिसिन यूज किया जाए, ये मेडिसिन नहीं है, ये सप्लीमेंट है। इसके अंदर कुछ ऐसे पदार्थ है जो डिजीज को कंट्रोल करते हैं, उसको सप्रेस करते हैं और कोशिश करते हैं कि उसको जड़ मूल से हटा दे। सो थर्ड डी क्या हो गया हमारा? डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है। फर्स्ट हमारा डी क्या हो गया? फर्स्ट डी हमारा हो गया कि ये हमारी बॉडी में डाइजेशन को, कैटल की बॉडी में डाइजेशन इंप्रूव करता है। थर्ड, ये हर एक प्रकार की डेफिशिएंसी को कंट्रोल करता है, ठीक है। थर्ड, ये किसी भी प्रकार की डिजीजेस और डिसऑर्डर्स को कंट्रोल करता है और कम करता है। और फोर्थ है डबल एनर्जी, यानी कि, ठीक है, ये जो एनर्जी कैटल में होती है उसको मिनिमम डबल करता है। यानी कि काफी सारे पशु ऐसे होते हैं कि जो काफी कम एनर्जी के ऊपर काम करते हैं, जिसके जो 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 मिल्क देते हैं वो मिल्क के कारण मिल्किंग कैटल कम एनर्जी पे होते हैं, उसकी एनर्जी को डबल करते हैं। यानी कि ये पूरा अगर हम लोग समझे तो ये सारा सिस्टम एक बार बॉडी में जाने के बाद ये पूरा वर्क करता है और मिल्क की कंटेंट को बढ़ाता है। सो फिर से 4D, पहले हर एक प्रकार डाइजेस्टिव सिस्टम पे अटैक करके जो कुछ भी खाता है उसको कंप्लीटली दूध में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, इंप्रूव करके। सेकंड, ये मिनरल डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी, ऐसी डेफिशिएंसीज को हटाता है। थर्ड, ये डिटॉक्सिफाई करता है। फोर्थ, ये डबल एनर्जी देता है। अब फाइनली हम सबके पास कितने पेट है? एक पेट, स्टमक, हम सबके पास एक स्टमक है। पशुओं के पास कितने स्टमक है? 4 स्टमक, ठीक है। सो जो पशु है, कैटल है, उसके पास 4 स्टमक है, एक नहीं 4 स्टमक है, ठीक है। सो आज हर एक स्टमक में उसका कुछ होता है। वैसे उसका जो लास्ट स्टमक है, वो लास्ट स्टमक का रोल है मिल्क और फैट, जो खाना खाता है उसको मिल्क और फैट में कन्वर्ट करना।
तो ये जो हमारा मिल्कोमाइट है ये कोशिश करता है कि जो कुछ भी खाए उसको फोर्थ स्टमक तक मैक्सिमाइज ले जाके उसकी वहां पे उसका मैक्सिमम डाइजेशन हो, जिसके कारण वो मिल्क और फैट में ज्यादा से ज्यादा कन्वर्ट हो पाए। सो ये मैंने आपको समझाया कि मिल्कोमाइट काम कैसे करता है 4D प्रिंसिपल के ऊपर, और 4 पेट का जो मैंने आपको लॉजिक दिया वो चौथे पेट तक ले जाके उसको वहां पे मैक्सिमम डाइजेशन करवाता है। अब ये सब होने के बाद सर ये सब तो हो गया, अब इम्पोर्टेंट क्या है हमको, तो क्या है हमको तो यही, हम किसान भाइयों को सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, दूध बढ़ना चाहिए सर, फैट बढ़ना चाहिए, सब आपने बोला सब बराबर है, ठीक है। पर आज हम लोग अगर ये प्रोडक्ट खा रहे हैं तो ये प्रोडक्ट खाने से क्या हमारा दूध और फैट बढ़ रहा है? यस, आपका ये चीज खाने से पॉइंट नंबर 1 आपका मिल्क जो है वो मिनिमम 15 to 20% से ज्यादा बढ़ेगा। पॉइंट नंबर 2, फैट जो है फैट भी आपका 15 to 20% से ज्यादा बढ़ेगा, यानी कि अगर 5% फैट होगा तो वो 6% फैट तक जाएगा। अब सर ये 15 से 20% फैट बढ़ा, 15 से 20% मिल्क बढ़ा। सेकंड, ये काफी सारी बीमारी जैसे कि मिल्क फीवर, कीटोसिस, एसिडोसिस, जो डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, लीवर डिसऑर्डर्स, ठीक है, यूट्रस के प्रॉब्लम्स, ये सारे प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करता है। थर्ड, ये रिप्रोडक्टिव एनर्जी को बढ़ाता है, यानी कि आजकल पशुओं के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रिपीट ब्रीडिंग का। क्या हमारी जो गाय है वो उसकी प्रेगनेंसी रेट यानी कि उसकी गर्भ धारण क्षमता कम हो गई है, उसकी प्रेगनेंसी एफिशिएंसी कम हो गई है। ये प्रेगनेंसी एफिशिएंसी को बढ़ाता है, यानी कि रिपीट ब्रीडिंग में मदद करता है। फोर्थ, इसको पॉजिटिव एनर्जी में लाता है। पॉजिटिव एनर्जी में लाने का काम कैसे होता है? तो आज काफी सारे तबेले पे अच्छी फ्लूट बजती है, गायत्री मंत्र बजता है, और मतलब अच्छे अच्छे भजन बजते हैं। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, कभी सोचा है? इसके पीछे का लॉजिक है कि जब भी मिल्किंग का टाइम हो, जब उसका दूध देने का टाइम हो, तो कैटल के अंदर पॉजिटिव एनर्जी का होना, यानी कि सकारात्मक ऊर्जा का होना बहुत आवश्यक है। वो सकारात्मक ऊर्जा को बनाने का काम भी यह प्रोडक्ट करती है, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस को क्रिएट करती है। और इसको जो धूप के कारण होते जो तनाव है, हीट स्ट्रेस है, हीट स्ट्रेस से भी बचाती है। सो ये हमारे मिल्कोमाइट के वर्किंग का सिस्टम है, 4D प्रिंसिपल पे काम करता है। जो बेनिफिट्स मैंने बताया बेनिफिट्स है। अब जो बेनिफिट्स बताया उसके बाद आप लोग खुद इतने कैलकुलेटिव हो कि आप गिन लो कि अगर दिन का 15-20% दूध बढ़ा तो मेरा मुनाफा कितना होगा। 40 रुपए का दूध अगर 10, मेरी भैंस 10 लीटर दूध देती है और 20% दूध बढ़ गया, यानी 2 लीटर दूध रोज का, यानी 60 लीटर दूध महीने का। 40 रुपए में अगर डेयरी में हमारा दूध जाता है तो 60 × 40 यानी 2400 रुपए का क्लियर कट एडवांटेज सिर्फ मेरे को दूध बढ़ने से। अगर मेरा 1% फैट बढ़ता है, 5% फैट से 6% फैट हो गया, 6% से 7% हो गया, तो 1% फैट बढ़ने के कारण दूध 5 रुपए ज्यादा महंगा बिकता है। यानी कि अगर मेरा 1% फैट बढ़ा तो 12 लीटर दिन का, यानी महीने का 360 लीटर। 1% फैट बढ़ने से 5 रुपए बढ़ा, यानी 360 रुपए इंटू 5, 360 इंटू 5 1800 रुपए का बेनिफिट। 2400 प्लस 1800 कितना हुआ? 4200। 4200 का बेनिफिट हुआ, ये साइड में लिख लो। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये प्रोडक्ट का, ये प्रोडक्ट खिलाने से प्रोलॉन्ग्ड लैक्टेशन यानी लंबे समय तक उसको दूध देने की क्षमता होती है, यानी किसी भी पशु की 7 से 8 महीना तक दूध देता है, पर ये प्रोडक्ट खिलाने के कारण वो 8 महीने की जगह पे 8.5 से 9 महीना दूध देती है, यानी कि वो जो 15-20 दिन एक्स्ट्रा दूध मिला ना, वो एक्स्ट्रा बेनिफिट है, वो मेरे और सर के यहाँ पे आप पहुंचा सकते हो, ठीक है। फिर जो ऐसा बेनिफिट जो मैं आपको समझा है कि ये प्रोडक्ट खिलाने से काफी सारे आपके दवाई के खर्चे कम हो जाएंगे, ठीक है। तो दवाई के खर्चे जो कम हो गए, वो दवाई के खर्चे कम होने के कारण वो भी आपका एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है। सो मिल्कोमाइट के मैंने आपको बेनिफिट्स बताए, मैंने आपको कैटल के बारे में बेसिक एजुकेशन दिया, ठीक है, कि वो क्या प्रिंसिपल पे काम करता है, वो कैसे उसके अंदर डाइजेशन है सब इम्प्रूव होता है। और फाइनली जो है, ठीक है, इसकी जो डोसेज वगैरह है, जो वो आपके साथ जो पीपीटी वगैरह शेयर होगी उसमें इसको कैसे खिलाना, कितना खिलाना, वो डिटेल्स आपको दी जाएगी। अगेन एक सेकंड, काफी कॉल्स आ रहे हैं तो एक सेकंड फिर से अलाउ करना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट। ओके,
सो आवाज आ रही है क्लियर? ओके, सो मैंने आपको मिल्कोमाइट के बारे में जो एजुकेशन दी है वो आप जाके आपकी दूध उत्पादक मंडली यानी कि डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, डेयरी फार्मर्स, जो डेयरी फार्मर्स हमारे साथ एसोसिएटेड उनको समझाइए कि इंपॉर्टेंट है डाइजेशन इंप्रूव करवाना, बॉडी को डिटॉक्स यानी कि बीमारियों से दूर करना, पॉजिटिव एनर्जी लाना और उसको एक ऐसे स्ट्रेंथ देना, उसकी ऐसी एनर्जी देना कि जो उसको मैक्सिमम बेनिफिट दे पाए मिल्क और फैट कन्वर्जन में। ठीक है, इसको आप जब तक काउ मिल्किंग है यानी कि काउ और बफेलो जब तक मिल्किंग है यानी कि जब जितने दौरान वो दूध देती है तब तक आप ये प्रोडक्ट का उसको दे सकते हो और उसके बेनिफिट्स आप ले सकते हो। अब एग्रीकल्चर यहाँ पे समाप्त हुआ, 3 प्रोडक्ट एग्रो 365, ह्यूमिक 365 और मिल्कोमाइट। अब फाइनली कमिंग टू लास्ट प्रोडक्ट, ज्यादा नहीं, मैं 5 से 10 मिनट उसके ऊपर सिर्फ लूंगा कोलेस्ट्रॉम के ऊपर। सो किड्स कोलेस्ट्रॉम, ये अब थोड़ा एग्रीकल्चर से हम गियर शिफ्ट करके जाते हैं हमारे अभी जो करंट सिचुएशन है कोरोना के अंदर इस बार कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है यानी जो नया वेरिएंट है, इनफैक्ट जो डेल्टा वेरिएंट है, ये वेरिएंट भी अब काफी हद तक फास्ट ट्रांसमिट हो रहा है। हम देख रहे हैं कि केस कहाँ 2.5 लाख तक पहुंच गए, मालूम नहीं चला, देखते देखते 2 हफ्ते पहले 25-30 हजार केस थे और अब सीधा 10 गुना केस हो गए। सो इस बार ये भी हम देखा जा रहा है कि जिस किसी को भी कोरोना हो रहा है वो ट्रांसमिट कर रहा है, छोटे बच्चों को भी ट्रांसमिट कर रहा है, यानी कि घर के बच्चों को भी कोरोना हो रहा है, जो फर्स्ट और सेकंड वेव के अंदर हम नहीं देख रहे थे। तो इस बार थोड़ी अनफॉर्चुनेट कंडीशन ये है कि जब बच्चों को कोरोना होता है तो घर के सब लोग को थोड़ा सा वैसा फीलिंग हो जाता है कि यार इसका ट्रीटमेंट क्या, ठीक है, क्योंकि बच्चों को हमने वैक्सीन भी नहीं दी है, बच्चों के लिए वैक्सीन अभी तक सरकार लाई नहीं है, इसलिए वो दी नहीं है। तो इसकी इम्यूनिटी को कैसे बेस्ट तरीके से बढ़ाया जाए। काउ कोलेस्ट्रॉम, कोलेस्ट्रॉम यानी कि गाय का पहला दूध, यानी कि जैसे ही इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी जो गाय पहला दूध देती है और उसका बछड़ा जो पहला दूध गाय से पीती है उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉम मिल्क। हम सब जानते हैं कि जब बच्चे छोटे होते हैं तब उसको मदर ब्रेस्ट फीडिंग करवाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो मदर्स मिल्क है यानी जो माँ का दूध है, इट नेचुरली वर्क्स एज अ वैक्सीन, वो एक वैक्सीन जैसा काम करती है छोटे बच्चों के लिए। यानी कि कुछ तो लॉजिक होगा कि जब बच्चा जैसे ही पैदा होता है तब उसको क्यों बाहर का अमूल शक्ति, अमूल गोल्ड नहीं पिलाया जाता, कुछ तो लॉजिक होगा। वैसे ही ये लॉजिक इसीलिए है क्योंकि आज ये माना जाता है कि जो मदर्स मिल्क है, जो फर्स्ट मिल्क के अंदर और जो मदर्स मिल्क जो ड्यूरिंग लैक्टेशन होता है उसके अंदर सबसे ज्यादा प्रमाण में एक स्पेशल प्रकार का प्रोटीन होता है जिसको बोला जाता है इम्यूनोग्लोब्यूलिन, IgG। वो जो IgG यानी कि जो इम्यूनोग्लोब्यूलिन एक ऐसा स्पेशल प्रोटीन है जो एंटीबॉडीज डेवलप करने में मदद करता है। और ये एंटीबॉडीज बाहर से जो भी फॉरेन वायरस या बैक्टीरिया या ऐसी कुछ चीजें आती है उसको फाइट करके वो डिजीज में कन्वर्ट हो उसके पहले उसको वहां से खत्म कर देता है। अब ये एंटीबॉडीज और ये सब शब्द है ना, हमने काफी अच्छी तरीके से सीख लिया जब वैक्सीन का हमने रिसर्च किया कि यार मोदी जी ने बोला है कि कोवैक्सीन लेना है या कोविशील्ड लेना है, मोदी जी ने तो बोला कुछ भी ले लो, पर हमने हमारा रिसर्च किया कि कोविशील्ड ले सकते हैं, कोवैक्सीन ले सकते हैं, इसमें ज्यादा एंटीबॉडीज बनेगी, कौन क्या कर रहा है। तो बेसिकली एंटीबॉडीज का नॉलेज हम सबको थोड़ा बहुत है। एंटीबॉडीज क्या है? एंटीबॉडीज तब डेवलप तब ट्रिगर होती है हमारी बॉडी में, और वो एंटीबॉडीज तब हेल्प करती है जब हमारे बॉडी में एक फॉरेन वायरस यानी कि बाहर वायरस और बैक्टीरिया को खत्म कर देता है, कम कर देता है। और ये काम इम्यूनोग्लोब्यूलिन नाम का स्पेशल प्रोटीन सबसे ज्यादा कर सकता है। आज ये IgG ऐसा कोई भी सप्लीमेंट नहीं है जिसके अंदर IgG कोलेस्ट्रॉम के बराबर का इम्यूनोग्लोब्यूलिन हो। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक इम्यूनोग्लोब्यूलिन का इंजेक्शन और इम्यूनोग्लोब्यूलिन का जो बाटला चढ़ाते उसके अलावा और कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर नेचुरली इतना इम्यूनोग्लोब्यूलिन कंटेंट पाया जाए जो आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज डेवलप करने में आपको मदद करे। सो कोलेस्ट्रॉम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है IgG कंटेंट। सेकेंड IGF इम्यूनो ग्रोथ फैक्टर, यानी कि वो
छोटे बच्चों के अंदर इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए और उसके ग्रोथ फैक्टर में हेल्प करने के लिए सबसे लाभदायक है। थर्ड, उसके अंदर आईजीए और काफी सारे ऐसे कंटेंट है जो बच्चों के विकास के लिए और बच्चों के इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए बहुत अच्छा है। ये मेरी इम्यून सिस्टम अगर 90% डेवलप हो तो बचा कितना 10%, 10% में ये मदद करेगा। पर ये सबसे ज्यादा मदद किसमें करेगा? छोटे बच्चों में। क्यों छोटे बच्चों में? क्योंकि छोटे बच्चों की इम्यून सिस्टम डेवलप होने में टाइम लगता है। वो पैदा होने के साथ 100% नहीं होती है, वो धीरे धीरे करके ओवर द टाइम डेवलप होती है। तो वो जो डेवलपमेंट का जो फेज है, वो डेवलपमेंट के फेज में कोलेस्ट्रॉम सबसे ज्यादा हेल्प करता है उसको जल्दी 100% तक पहुंचाने में। तो कोलेस्ट्रॉम छोटे बच्चों के लिए बेनिफिट इसलिए। थर्ड, उसके अंदर ऐसा क्या है कि सर वो बच्चों को खिलाने के फायदेमंद है। तो हम यूजुअली क्या होता है, हम बच्चों को अश्वगंधा भी खिला सकते हैं, मोरिंगा भी खिला सकते हैं, मुलेठी खिला सकते हैं, ऐसे बहुत सारे हर्ब्स है, ठीक है, जो बच्चों को खिला सकते हैं इम्यूनिटी के लिए। पर कोलेस्ट्रॉम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि छोटे बच्चों के अंदर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, हम जो हर्ब्स खिलाते हैं उसका एब्जॉर्प्शन कंप्लीटली नहीं होता है, उस कोलेस्ट्रॉम का एब्जॉर्प्शन कंप्लीटली होता है। और फोर्थ चीज कि ये सारे हर्ब्स या ज्यादा उकाड़ा, अगर मैं गर्म पानी पूरा दिन छोटे बच्चे को पिलाऊं, मुझे शायद कुछ नहीं होगा, पर अगर छोटे बच्चे को मैंने उकाड़ा पिला दिया या गर्म पानी पिलाते रहा तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? उसको हो सकता है कुछ अल्सर हो जाए, उसको पेट में गर्मी आ जाए या ज्यादा कुछ प्रॉब्लम हो जाए। कोलेस्ट्रॉम इस किसी भी प्रकार के डिसएडवांटेज नहीं है। कोलेस्ट्रॉम सीधा सीधा बॉडी में जाता है, छोटे बच्चों के मैक्सिमम आयरन को कन्वर्ट करता है, मैक्सिमम प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, आयरन को एब्जॉर्ब करता है, आयरन को डाइजेस्ट करता है, और उसके अंदर ब्लड की क्वालिटी बढ़ाने में, ग्रोथ को करने में और एंटीबॉडीज को डेवलप करने में बहुत लाभदायक है। इसके अलावा किड्स कोलेस्ट्रॉम बच्चों को दिन की 2 गोलियां, 1 गोली से 2 गोली खिला सकते हैं। 2 गोली खिलाना ज्यादा बेनिफिट है। 1 ग्राम, जो 1 ग्राम का जो डोसेज है, 1 ग्राम जितना कोलेस्ट्रॉम हम बच्चों को खिला सकते हैं, यानी कि हमारी आरंभ की किड्स कोलेस्ट्रॉम की 2 च्यूएबल टेबलेट्स हम अगर बच्चों को खिलाए तो बच्चे के अंदर मैक्सिमम इम्यूनिटी डेवलप हो सकती है बिकॉज ऑफ हाई आईजीजी कंटेंट, उसमें हाई आईजीजी, आईजीएफ और आईजीए कंटेंट होने के कारण। सेकेंड, इसके अंदर एक ऐसा यूनिक एलिमेंट है लेक्टोफेरिन। लेक्टोफेरिन आप लिख लीजिए कि लेक्टोफेरिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो आयन के एब्जॉर्प्शन में काम करता है। ये लेक्टोफेरिन हर दवाइयों में नहीं मिलता है, हर सप्लीमेंट में नहीं मिलता है। ये लेक्टोफेरिन कोलेस्ट्रॉम में मिलता है जो आपके आयरन को मैक्सिमम एब्जॉर्ब होने में मदद करता है। और ये आयन आपके बच्चों के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा और हीमोग्लोबिन के जो डिसऑर्डर्स है वो, और एनीमिक के डिसऑर्डर्स है, एनीमिया रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसको दूर करने में सबसे ज्यादा मदद रूप है। थर्ड, ये कोलेस्ट्रॉम जो है वो वेट गेन, यानी कि अगर छोटे बच्चे में वेट अगर कुछ समस्या है तो वेट गेन में भी मदद करता है, और ये ग्रोथ फैक्टर के तरीके से काम करता है, यानी कि हाइट को जल्दी बढ़ाने में भी इस चीज का वो स्टिम्युलस की तरह काम करता है। उसके अलावा काफी सारे डिजीजेस के सामने फाइट बैक देता है। बच्चों की स्किन होती है, स्किन को एकदम खुला रखता है, यानी कि स्किन के पोर्स को एकदम एफिशिएंटली खोल के रखता है, जिसके कारण बच्चों की रिलेटेड स्किन डिजीजेस कम से कम होती है। और जो हेयर है, हेयर का ग्रोथ और हेयर का कलर भी काफी हद तक ये इंप्रूव करता है। यानी कि बच्चों के अंदर एक ओवरऑल डेवलपमेंट, एक ओवरऑल विकास की बात करूं कि हम बच्चों को माँ का दूध कुछ 10 साल तक तो पिला नहीं सकते, 15 साल तक तो पिला नहीं सकते, पर कोलेस्ट्रॉम एक ऐसी चीज है जो इनडायरेक्टली वो माँ का जो दूध है वो उसको 15 से 18 साल तक उसको पीने के लिए एक माध्यम दिया गया है, वो है कोलेस्ट्रॉम, जो किड्स कोलेस्ट्रॉम के माध्यम से आरंभ लॉन्च कर चुकी है। इसका मैक्सिमम बेनिफिट अभी की पोजीशन में उठाने का टाइम है, बच्चों की इम्यूनिटी डेवलप करने का टाइम है। बच्चों के अंदर अभी अगर हम चाहते हैं कि ये जो वेरिएंट्स है, वेरिएंट्स बच्चों के ऊपर जल्दी असर ना करे, या अगर ना करे खुदा और अगर ये कोरोना आ भी गया तो उसके सामने फाइट करने की जो क्षमता है, वो फाइट करने की क्षमता उसी में अच्छे से डेवलप होगी जिसने कोलेस्ट्रॉम या ऐसे इम्यूनोग्लोबुलिन वाले कंटेंट अंदर खाए और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप की होगी। सो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दी कोलेस्ट्रॉम के बारे में। इसकी ज्यादा डिटेल्स आपको लेवल और हमारी जो फर्दर प्रेजेंटेशंस और वीडियोस वगैरह हम बनाने की कोशिश करेंगे एज अ टीम, तो उसके माध्यम से आपको मिलती रहेगी। और उम्मीद करता हूँ कि 1 घंटे के अंदर 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में मैंने 4 प्रोडक्ट्स
मैक्सिमम ट्राई किया है कवर अप करने का, ठीक है। और अब जो भी आपके डाउट्स है, आई एम रेडी टू आंसर दैट। मैं क्वेश्चन आंसर्स के लिए रेडी हूँ सर। Great, great. Yes, Parag bhai, you can ask. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ मेहता जी, गुड मॉर्निंग। मैं सूरत से हूँ, पराग मेहता। मेरे दो सवाल है, एक है यूमिक 365 के बारे में और दूसरा है वो मिल्कोमाइटी के बारे में। पहला जो सवाल है यूमिक 365, तो जो किचन गार्डनिंग करते हैं या फिर टेरेस में गमले में जो प्लांटेशन किया होता है, उसमें जो डोजेज है वो स्प्रे के लिए अवेलेबल है, लेकिन अगर उसको पानी पिलाना है तो कैसे और उसका पीरियड कितना होना चाहिए? वेरी गुड। सो पराग भाई, अभी एक पंप कितने लीटर का हम बनाते हैं? 15 लीटर का बनाते हैं, ठीक है? 15 लीटर का, यस। बस 15 लीटर के पंप को हम कितने में छिड़काव करते हैं? यानी 10 पंप 1 एकड़ में लगते हैं, 6 पंप 1 बीघा में लगते हैं, ठीक है? ओके। तो अब हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? जो मैं यूजुअली किचन गार्डनिंग, टेरेस गार्डनिंग, बालकनी गार्डनिंग या कुछ हद तक हाइड्रोपोनिक्स जो आपने सुना होगा, ग्रीन हाउस पॉली हाउस फार्मिंग होता है, उसके अंदर भी हम लोग प्रोडक्ट्स जब देते हैं तब जो सजेस्ट करते हैं कि एक गमले के अंदर आपको क्या करना है, पहले एक बाल्टी लेनी है, एक डोल लेवानी, एक बाल्टी लेनी है। बाल्टी के अंदर आपको 15 से 20 लीटर पानी भरना है, ठीक है? 15 से 20 लीटर पानी भर के उसमें ह्यूमिक कितना डालना है? 15 से 20 ml, 1 ml प्रति लीटर, ठीक है? 15 से 20 ml ह्यूमिक डाल के, वो चाहे आप उसको, वो फुहारा आता है, फुहारे के अंदर उसके अंदर भर के जितने भी आपके गमले उसके ऊपर आप डालो, ठीक है? या तो टब लेके उसको आप पौधे के ऊपर डालो या उसको मिट्टी के अंदर डालो, ठीक है? एक डोल करीबन आपके 15 से 20 गमले कवर कर सकता है, ठीक है? एक 15 लीटर, मैं ऐसा मानता हूं कि 1 लीटर प्रॉपर एक गमले के अंदर, 1 लीटर एक गमले के अंदर जाना चाहिए। और अगर हम उसको ऊपर से डाल रहे हैं तो 250 से 500 ml यानी आधा टब जितना वो जाना चाहिए, इतना। और दो डोज के बीच में इसको एक बार डालने के बाद अगले 15 दिन तक कुछ नहीं डालना, मिनिमम 15 डेज, क्योंकि जो हमारे घर के पौधे होते हैं ना, उसको इनफ सनलाइट नहीं मिलती है कई बार। जो हमारे घर के जो पौधे होते हैं उसकी जो सॉइल है वो खेत जैसी सॉइल नहीं होती कई बार, ठीक है? सो मैं ऐसा रेकमेंड करता हूँ कि बेस्ट ये है कि हम घर के गमले में थोड़ा ऑर्गेनिक मैन्योर, जो अपने जो छाणियों खातर आता है, उसको टाइम टू टाइम देते रहे, थोड़ा डालते रहे, और फिर उसको ऐसे ऊपर से ह्यूमिक वगैरह आप देते रहे, तो जो आपके घर के जो गार्डन है उसकी स्ट्रेंथ यानी क्रॉप जो प्लांट की स्ट्रेंथ वो बेस्ट बनी रहेगी। ओवरडोजिंग नहीं करना है इसको। एक बार देने के बाद 15 से 20 दिन तक फिर से नहीं डालना है, ठीक है? कम डालोगे तो रिजल्ट आ जाएगा, ज्यादा डालोगे तो जलने के चांसेस है, ठीक है? ओके। और सर दूसरा मेरा सवाल है मिल्कोमाइटी के बारे में। हाँ, हम लोगों ने कई जगह पे तबेले पे जाके मिल्कोमाइटी दिया हुआ है, और जब रिव्यू लेने हम लोग गए तो 2-3 लोगों ने ऐसा क्वेश्चन किया था कि हमारी पर्टिकुलर गाय भैंस जो है वो ये नहीं खाती है, तो ये बहाना हो सकता है या फिर रियल में टेस्ट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है? बहुत बढ़िया सवाल है, शायद ये सबको सुनना चाहिए इसका जवाब। गाय और भैंस, उनके पास ना हमारे से अच्छा दिमाग है। हम बोलते क्या है, बड़द जी बुद्धि है, गाय जी बुद्धि है, नहीं उनके पास हमारे से अच्छा दिमाग होता है। हम लोग कुछ भी कचरा खा लेते हैं, कुछ भी, हम लोग बर्गर भी खा लेते हैं, भूख लगी तो सैंडविच भी खा लेते हैं, पिज्जा भी खा लेते हैं, सब खा लेते हैं। जो पशु होते हैं ना, ये अपने खाने को लेके बहुत पर्टिकुलर होते हैं। कुछ भी अगर उनकी स्मेल में भी चेंज हुआ, स्मेल सुगंध में भी कुछ चेंज हुआ, या हल्का सा उसके टेस्ट में भी कुछ चेंज हुआ ना, तो वो उसको इग्नोर करने की कोशिश करती है, ठीक है? उसको नहीं खाती है यूजुअली। तो हमें ये ना, छोटे बच्चे ऐसा है, छोटे बच्चे को जब वो सिरप पिलाते हैं तो सिरप उसको पसंद नहीं होता है, अरे कुछ अलग कड़वा टेस्ट है, नहीं खाना है, ठीक है? आप क्या कर सकते हो पराग भाई, इसका एक सॉल्यूशन है। ये होता है, ये काफी जगह पे काफी पशुओं के साथ होता है, जो थोड़े बोलते हैं ना कि जिद्दी पशु होते हैं, ठीक है? तो जिद्दी पशु के साथ ऐसा होता है, तो उनको क्या कर सकते हो कि मिल्कोमाइटी जब खिला रहे हो तो एक 50 से 100 ग्राम गुड़ उसके साथ मिक्स कर सकते हो, क्योंकि गुड़ है ना, पशु को बहुत पसंद है, पशु का वन ऑफ द फेवरेट फूड है।
या उसके अंदर आप उसको 2-3-4 केले, उसको बनाना भी बहुत पसंद होता है पशु को, तो उसको जो पसंद है, जैसे कि गुड़ हो गया, तो गुड़ को आप है ना उसके अंदर मिक्स करके खिला सकते हो, तो वो खाना स्टार्ट कर देगी और उसका टेस्ट से फिर वो यूज टू हो जाएगी टेस्ट और स्मेल से। अगर उससे भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा तो सेकंड सॉल्यूशन आप क्या कर सकते की बहुत दिक्कत करेगी और वो स्मेल है ना फिर वो उसके साथ 6-7 घंटे रहेगी। जैसे ही वो 6-7 घंटे रहेगी ना तो 2 दिन के अंदर वो यूज टू हो जाएगी। तो पहला रास्ता आप गुड़ के थ्रू खिला सकते हो, सेकंड रास्ता आप उसको स्प्रेड करके भी खिला सकते हो। इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए और अगर फिर भी इश्यू रहता है तो आप मेरे को पर्सनली एक बार बता सकते हो, मैं कुछ आपको और सजेस्ट कर पाऊंगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। रजनीकांत जी जरा आप अनम्यूट करके कुछ और किसी काफी सारे लोग के मैं हैंड रेस देख रहा हूँ, तो क्वेश्चंस हम लोग ले सकते हैं क्या? यस यस यस। संजीव गांधी सर, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग आवाज आ रही है सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, एक 14 साल का लड़का है, उसका हाइट कम है, तो क्या उसको आप लोग किड्स कोलेस्ट्रॉम दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं सर, किड्स कोलेस्ट्रॉम। ठीक है, मैं अगेन एक पॉइंट पे हाईलाइट करूंगा संजीव जी कि ये हाइट बढ़ाने की दवाई नहीं है, ठीक है? वो तो मालूम है, एक्चुअल में क्या हमने उसको किड्स प्रो दिया टेम्पररी अभी। राइट 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 राइट, बिल्कुल सर। आपको ये कोलेस्ट्रॉम का टेबलेट जो है ना, मैं आपको उसी चीज पे आ रहा हूँ कि कोलेस्ट्रॉम क्या करता है, काफी सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो ब्लड में और बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते ना लड़कों के, ठीक है, वो उसके अंदर एब्जॉर्प्शन को फास्ट करता है और एब्जॉर्प्शन को इंप्रूव करता है, जिसके कारण क्या है कि वो अगर जो कुछ भी उसके ग्रोथ फैक्टर्स उसके स्टिमुलेट होने के कारण उसकी हाइट बढ़ने में, अगर वो जो भी खा रहा है उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा हुआ, उसका डाइजेशन अच्छा हुआ और उसके ग्रोथ फैक्टर्स इंप्रूव होने के कारण वो डेफिनेटली हाइट के अंदर भी आपको बेनिफिट करेगा। बट ये लॉन्ग टर्म है, ये आप 1 हफ्ता 10 दिन में इसको नहीं मेजर कर सकते, इसको 3 महीना 2 महीना 3 महीना जब खिलाओगे तब आपको इंप्रूवमेंट दिखना स्टार्ट होगा। ओके पवन, आप पूछ सकते हो। किसी ने पूछा है कि मिनिमम एज कितना है किड्स कोलेस्ट्रॉम लेने का? 3 to 4 years। उसके नीचे नहीं दे सकते? दे सकते हो, बट उसका कुछ खास लाभ नहीं है, क्योंकि तब तक तो कैसा है कि 2-2.5 साल तक तो अपने यहाँ पे इंडिया में ब्रेस्ट फीडिंग चालू रहता है। ओके, सो कहने का मतलब सिंपल है, ब्रेस्ट फीडिंग बंद होने के 5 से 6 महीने बाद आप तुरंत देना स्टार्ट कर सकते हो। ओके। यस सर, हेलो। जी सर, जी हाँ जी सर, मैं किंजल पटेल बात कर रहा हूँ हिम्मतनगर से। बोलो बोलो किंजल भाई। हाँ, तो अभी मैंने एक यहाँ पर तबेला वाले थे भाई देसाई भाई, उनको मैंने एक प्रोडक्ट दी थी हमारी मिल्को माइटी, तो उन्होंने यूज किया और मैंने वीडियो भी बनाया था। तो उनका कहना ये था कि उनका गाय जो 2 लीटर दूध दे रही थी, तो हमारी मिल्को माइटी से उनकी जो दूध की कैपेसिटी या तो दूध जो बढ़कर आया वो 3 से 3.5 लीटर हो गया, या तो 4 लीटर वो बोले थे वीडियो के अंदर। तो कई सारे लोगों के मुझ पर कॉल भी आए कि यार इतना दूध बढ़ गया। तो फिर मैंने वो भाई थे तबेले वाले, उनको बोला कि आप एक काम करिए, आप दूसरी गाय पर भी ट्राई करिए। तो ऐसा कुछ हुआ कि उसको वो अपनी गुजराती भाषा में कहिए बाखरी गाय होय, भैंस होय, जे छेल्लो समय होय ना दूधनो। हाँ, बाखड़ी गाय खबर है। हाँ, तो उस वक्त उन्होंने वो उसको दिया तो 1 लीटर में से बढ़कर 2 लीटर हो गया, और उन्होंने ही बोला खुद। तो मैं तो ऐसा बोल नहीं सकता कि नहीं नहीं आप थोड़ा सा कम बोलो। अगर उनको ऐसा लगा तो उन्होंने वीडियो के अंदर बोला, तो क्या ऐसा हो सकता है कि दूध डबल हो जाए ये प्रोडक्ट के कारण?
ओके, सो दूध डबल इसलिए मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि अगर कोई ऐसी भैंस है जिसका दूध ऑलरेडी दिन का 12 लीटर आ रहा है तो वो 24 नहीं होगा, ठीक है। बराबर है। वो डिपेंड करता है। अब देखो भाखड़ी गाय है ना, जो भाखड़ी गाय का भैंस होती है ना, वो वैसे ही પેલું કહેવાય ને કે જ્યારે બુજતો દીવો હોય ને ત્યારે એને તમે સહેજ બી તેલ નાખી દો ને તો એ તરત ભડકી જાય, બરાબર છે। બરાબર। ભાખડી ગાયની અંદર કેવું છે, સો તમે એ મિનરલ્સ ડેફિશિયન્સી એનામાં જે બી થઈ ગઈ હોય ને ડ્યુ ટુ કન્ટિન્યુઅસ લેક્ટેશન, એના લીધે બી પછી તમે એને મિનરલ્સ આપી દો ને તો એ તરત બૂસ્ટ કરી દે। ઇમ્પોર્ટન્ટ શું છે કે डबल થાય છે એ નથી इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट इज कि डबल हो जाए ऐसा हम नहीं बोल सकते क्योंकि बेस कितना है। अब कोई गाय 7 लीटर दूध दे रही है तो 14 नहीं हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि गाय और भैंस की भी एक मैक्सिमम पोटेंशियल होता है। हमारा भी पोटेंशियल होता है, हम 7 घंटे से ज्यादा काम करें तो 10 घंटे कर सकते हैं, 12 घंटे कर सकते हैं, 14 घंटे कर सकते हैं। अब 24 घंटे में से कोई बोला मैं तो 19 घंटे काम करता हूँ तो वो सिर्फ 3 दिन कर सकता है, ठीक है। तो એનો મતલબ એ છે કે એમને જે 2 લીટર दूध આપતી હતી એની જગ્યાએ 3.5-4 लीटर આપે એ વાત સાચી માની શકાય એમ। एब्सोल्युटली उसको आप सच मान सकते हो, ठीक है, उसको आप सच मान सकते हो क्योंकि काफी सारी गाय और भैंस ऐसी होती है जिनमें जो मैंने बोला डिटॉक्सिफिकेशन और डाइजेशन, ये अगर डिटॉक्सिफिकेशन और डाइजेशन अगर सही तरीके से हो गया, यानी कि एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम जो उसको फेस हो रहा था वो प्रॉब्लम ही हमने हटा दिया और उसका डाइजेशन इंप्रूव हो गया, तो उसकी डेफिशिएंसी जैसे ही करेक्ट हो जाएगी ना वो अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल पे देगी। इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये भी है कि वो फीड कौन सा खिला रही है और कैसा खिला रही है। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग बहुत ही अच्छा फीड खिलाते हैं, कंप्लीट बैलेंस्ड फीड खिलाते हैं जो जिसकी क्वालिटी काफी अच्छी होती है और उसको खिलाते भी अच्छी क्वांटिटी में से 5 से 7 किलो तक लोग खिलाते हैं एक एक टाइम में। तो ये भी सब फैक्टर मैटर करते हैं। अब कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो सिर्फ 3 किलो फीड खिलाते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 3 किलो फीड में मेरा दूध 40% बढ़ जाएगा। तो सप्लीमेंट है, हमारा प्रोडक्ट सप्लीमेंट है, तो सिर्फ सप्लीमेंट करता है आपके फूड को, ठीक है, उसको सप्लीमेंटरी तरीके से काम करता है। सो ये આ બધું છે ને એક સાથે એક ટેન્ડમમાં એક સિનર્જીમાં કામ કરતું હોય છે। આ એક વસ્તુ કામ કરી ગઈ ને રિઝલ્ટ આવી જાય એ એટલું નથી હોતું। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स જે એમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે। थैंक्स सर, थैंक्स, बहुत बढ़िया सर, थैंक्स। एक दो सवाल और है, जैसे मिल्कोमाइटी देना शुरू करते हैं किसी भी एनिमल में, राइट, जैसे कोई लोग डॉगी को दे सकते हैं, भैंस को देते हैं, गाय को देते हैं, कुछ हॉर्स को भी देते होंगे, बट लोग एक कॉमन सवाल पूछते हैं कि प्रोडक्ट खाने पर कितने दिन में उसका रिजल्ट दिखना शुरू होगा? 8 से 10 दिन के अंदर रिजल्ट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि पहले इनिशियल फेज में क्या है, वो डाइजेशन इंप्रूव करता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। ये प्रोसेस के अंदर 7 से 8 दिन लग सकते हैं, हो सकता है किसी को सेकंड थर्ड डे पे रिजल्ट आ जाए, पर मिनिमम आप 7 दिन का गैप पकड़ के चल सकते हो कि 7 दिन के अंदर वो अपनी बॉडी की पूरी सिस्टम क्लीन करके पूरी सिस्टम हो। यस, ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा हो सकता है कि ये खिलाने से उसको कॉन्स्टिपेशन जैसा या लूज मोशन जैसा भी कैटल को हो जाए, पर डरने की जरूरत नहीं है, ये वो अपना कचरा बाहर निकाल रही है, वो अपना कचरा बाहर फेंक रही है, डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है। तो डिटॉक्सिफाई होने के बाद ये इमीडिएटली रिजल्ट देना स्टार्ट करेगा। सो आप 7 दिन का वेट टाइम पकड़ सकते हो किसी भी मिल्किंग कैटल में। ओके, यस शैलेश जी आप पूछ सकते हैं, आपको अनम्यूट किया है, शैलेश वारदे। ओके, अमोल भाई आपको पूछना था, पूछ सकते हैं, आपने हैंड रेज किया है, अमोल भाई। हाँ सर जी, आवाज आ रही है सर जी? बहुत ज्यादा आ रही है, आप 2-3 मोबाइल साथ में रहे? नहीं, एक ही मोबाइल है। ओके, अब क्लियर है। हाँ हाँ हाँ, अरे आज जो मेरा एक मैं बड़ौदा से बोल रहा हूँ, अमोल शर्मा। आज छोटाउदेपुर डिस्ट्रिक्ट में मैंने एक मिल्कोमाइटी दिया था। उसने मुझे क्वेश्चन किया कि गाँव में रिजल्ट ऑन दी स्पॉट मिलता है और बफेलो में रिजल्ट उसको कम मिला, तो क्या ऐसा हो सकता है कि बफेलो में रिजल्ट आने में टाइम लगता है? यस, सो क्वेश्चन हमारा अगेन, सो क्वेश्चन इज गुड, ठीक है। ये सबको थोड़ा सा ये प्रॉब्लम अलग अलग जगह पे आ सकता है। आई एम श्योर कि मुझे ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, सर बफेलो पे पहले मिल गया, काऊ पे बाद में मिला, ऐसा भी हो सकता है। काऊ पे पहले मिला, बफेलो बाद में, बिल्कुल हो सकता है। अगेन उसका रीजन एक ही है कि हर ताला अलग, हर ताले की चाबी अलग। वैसे हर पशु की डाइजेशन कैपेसिटी, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, उसके अंदर क्या बीमारी है कुछ नहीं है,
वो सब हमको समझना पड़ता है। अगर वो भैंस के अंदर छोटी मोटी बीमारी हो तो बीमारी को जाने में टाइम लगता है, तो जब बीमारी कंप्लीटली चली जाए तब उसका रिजल्ट मैक्सिमम आना शुरू होता है। ठीक है, तो कई बार कैसा होता है कि आपने गाय को खिलाया, गाय के अंदर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं था तो उसको इमीडिएट रिजल्ट आ गया। भैंस के अंदर छोटा मोटा प्रॉब्लम था जो जाने में शायद 1 हफ्ता और लग सकता है, बट अल्टीमेटली आपको और 7 से 8 दिन के अंदर उसमें भी रिजल्ट देखना शुरू हो जाएगा। और फिर भी अगर नहीं होता है तो डॉक्टर को बुला के एक बार जरूर चेक करवाना चाहिए कि उसके अंदर कोई बड़ा डिजीज तो ऐसा नहीं है कि जिसके कारण वो जो कुछ भी सप्लीमेंट भी खा रही है पर वो ऑप्टिमम रिजल्ट नहीं दे पा रही है। अपने को पता चल जाता है भी हो सकता है, ये चीज गाय के साथ भी हो सकता है, ये चीज भैंस के साथ भी हो सकता है। तो आपको जो आपको कंसर्न आया वो बिल्कुल वाजिब है, ऐसा हुआ होगा, वो लोग गलत नहीं बोल रहे, बिल्कुल हुआ होगा। उनको सिर्फ ये बोलना है कि और 7 दिन आप चला के इसको देखिए और फिर मेरे को बताना। राइट। ओके सर जी, थैंक यू। यस सर, हेलो। यस सर। हेलो, यस सर, किंजल पटेल बात कर रहा हूँ। सर अभी अगर कोई गाय या भैंस को अगर हम ज्यादा मिल्कोमाइटी दे देते हैं तो क्या उसको डायरिया हो सकता है सर, या उसमें 10 ग्राम ही देना है? अगर ज्यादा हो गया तो क्या उसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है? ज्यादा कितना ज्यादा होता है? 10 ग्राम से अगर 20 ग्राम तक दिया, 25 ग्राम तक दिया तो शायद नहीं होगा, पर 10 ग्राम की 100 ग्राम खिला दिया तो दिक्कत हो सकती है। हाँ, तो एक ऐसा आया था क्वेश्चन, मैंने एक भाई को दिया था तो उनका आया कि थोड़ा सा डायरिया हो गया। उन्होंने 15 से 17 ग्राम ही दिया था, थोड़ा सा ज्यादा दिया था, लेकिन वो ऐसा बोल रहे थे कि उससे होता है। तो नहीं होता ना उसमें? 15-17 मैंने आपको बोला कि जब खिलाना स्टार्ट करेंगे तो डायरिया होगा, काफी लोग को होगा, क्योंकि क्या है वो बॉडी से कचरा निकाल रही है, डिटॉक्सिफिकेशन, बॉडी से कचरा निकालना स्टार्ट कर रही है। ठीक है, यस ग्रेट सर। यानी कि अगर डायरिया हो रहा है तो उसे बोलो अच्छा है, होने दो, 2-3 दिन हो जाने दो, ये कचरा निकाल रही है बॉडी। ठीक है, उसके बाद रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। ओके, सो कोई और? हम क्या कर सकते हैं बेसिकली, अगर जिसके भी अगर क्वेश्चंस हो ना, हम उसको एक कंपाइल करके, मतलब आई विल बी मोर देन हैप्पी कि मैं उसको 1-on-1 कभी नेक्स्ट टाइम या आपको हम उसको आंसर दे पाए। ठीक है, तो एक 5 मिनट क्विकली अगर कोई और क्वेश्चन हो तो हम दे देते हैं, वरना फिर आप कंपाइल कर सकते हो उसको और फिर हम एक साथ उसका आंसर देंगे। श्योर। अभी आप चैट बॉक्स में देख सकते हैं, किसी ने एग्रोह्यूमिक और इसके लिए पूछा है, आप आंसर कर सकते हैं। સર જી એગ્રી 365 અને હ્યુમિક નાના રોપાને કેટલા ટાઈમ ઉપર સ્પ્રે કરી શકાય? ओके, सो बेसिकली इनका क्वेश्चन ये गुजराती टू हिंदी ट्रांसलेट करता हूँ कि अगर छोटे पौधे हैं तो उसको कितने वक्त तक स्प्रे कर सकते हैं? आइडियली मेरा आंसर इसमें बहुत सिंपल है, पौधा जब 1 फुट जितनी हाइट अटेंड कर ले, या तो पहला जवाब जर्मिनेशन के 14 से 15 दिन बाद आप इसका पहला स्प्रे कर सकते हो, यानी कि बीज अंकुरण होने के 14 से 15 दिन बाद आप इसका पहला स्प्रे कर सकते हो। या तो फिर जब ये एक फुट जितनी हाइट अटेंड कर ले, यानी हम बोल सकते हैं कि 1 फुट जितना हो गया, तब हम इसको स्प्रे कर सकते हैं। और फर्स्ट स्प्रे करने के बाद इसका सेकेंड स्प्रे हमको करना है 30 से 45 दिन के बाद। કોબી અને ફુલાવરમાં હ્યુમિક અને એગ્રો 365 કેવી રીતે વાપરવું? સ્પ્રે સિસ્ટમ ઇઝ ધ બેસ્ટ। आप स्प्रे सिस्टम से अगर यूज करोगे तो कॉबी और फ्लावर में इसका बेस्ट रिजल्ट आपको आएगा। गेहूं में क्या आपको, गेहूं में कब दे सकते हैं? अगेन हर एक क्रॉप में देने का जो मैंने वक्त बोला कि जर्मिनेशन से 14-15 दिन के बाद, या तो 1 फुट हाइट अटेंड करे उस वक्त, सेकंड जब वो ग्रोथ फेज पे हो, यानी कि जब उसकी आपको चाहिए कि अब ज्यादा इसमें वेजिटेशन चाहिए, तो पहले स्प्रे से 30 से 40 दिन के बाद, और जब उसके ऊपर कनक यानी कि जो पहला फूल लागवा जो स्टार्ट है, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टार्ट होता है, तब आप उसको दे सकते हो। और हार्वेस्टिंग के 1 हफ्ते पहले भी आप उसको दे सकते हो, तो जो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी है वो अटेंड कर पाए। ह्यूमिक कॉबी सर जी, ह्यूमिक से मिल्कोमाइट किट कोलेस्ट्रॉम के लिए एज मैंने बता दी कि आप उसको इमीडिएटली जब ब्रेस्ट फीडिंग बंद होता है उसके 6 महीने बाद स्टार्ट कर सकते हो, अप टू 15 टू 18 ईयर्स तक आप इसको दे सकते हो। सर मैं शैलेश वाल्डे बोल रहा हूँ अंकलेश्वर से। हाँ शैलेश जी, मजा में? हेलो। यस यस बिल्कुल बिल्कुल मजा में सर जी। यस यस यस। સર મારો ક્વેશ્ચન એ હતો કે જે હ્યુમિક 365 જે છે એને જ્યારે
हिंदी में बोलता हूँ कि जब बीज होता है जो मतलब लगाते हैं उससे पहले उसको कोटिंग कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसको सीड ट्रीटमेंट के यूज किया जा सकता है। सीड ट्रीटमेंट में कर दिया जाता है ना? और बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके, तो मतलब वो એક નાનું ઢાંકણું લેવાનું, એક નાનું ઢાંકણું એક તબડકામાં જ્યારે પેલું બીજ ઉતારણ કરતા હો ત્યારે એક નાનું ઢાંકણું નાખી દેવાનું, આઈડી 10 થી 15 ml નાખવાનું। ઓકે ઓકે, જેટલું સફિશિયન્ટ લાગે એટલું આપણી રીતે લઈ લેવાનું। જી જી જી, ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ સર। जमीन। हेलो 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 जी, बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, मारो एक सवाल बाकी रह गयो। યુમિક 365 ने બંને આપણી જે બંને પ્રોડક્ટ છે એને સ્પ્રેઇંગ થી એની ઇફેક્ટિવનેસ વધારે આવે કે વોટરિંગ કરવાથી? हेलो यस, हाँ, क्वेश्चन पूछो। મહેતાજી મારો સવાલ એ હતો કે આપણી બંને જે એગ્રીની પ્રોડક્ટ છે એ સ્પ્રેઇંગ કરવાથી એને ઇફેક્ટિવનેસ વધારે હોય કે વોટરિંગ યુઝ કરીએ ત્યારે? બેમાંથી સ્પ્રે કરવાથી વધારે ફાયદો થશે કે મૂળમાં ડાયરેક્ટ નાખી દે? क्रॉप ऊपर डिपेंड है, बराबर। इट Okay. डिपेंड्स ऑन क्रॉप, बराबर। ये क्रॉप के ऊपर डिपेंड करता है। जो रूट वाले प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें रूट इंपॉर्टेंट है, जैसे आलू, प्याज, गाजर, मूली, ठीक है, जो रूट जिसका स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, ठीक है, उसके अंदर जमीन में देना इंपॉर्टेंट है और बेनिफिशियल है। Okay, जो okay, फ्रूट्स और okay. फ्लावर्स जैसे पोमोग्रेनेट हो गया, मैंगो हो गया या नींबू हो गया, या ये सब जो ऊपर उगता है ज्यादा, उसमें स्प्रे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि दोनों के अंदर रिजल्ट्स आएंगे। आपका सवाल बहुत अच्छा है। पर्सनली मैं भी फार्मिंग करता हूँ, पर्सनली मैं हमेशा स्प्रे ज्यादा प्रीफर करता हूँ ड्रिप ड्रेंचिंग की कंपैरिजन में। क्योंकि ड्रिप ड्रेंचिंग में क्या ना, लॉस ज्यादा होता है, मटेरियल लॉस ज्यादा होता है, क्योंकि पानी हर जगह पे पहुंचा नहीं पहुंचा, ये सब कंसर्न्स रहते हैं प्रॉपरली, ठीक है। तो स्प्रे में क्या है, इफेक्टिवली जहां पे डालना वहीं पे पहुंचता है। सो ये इंजेक्शन जैसा है कि इंजेक्शन ज्यादा इफेक्टिव करता है कि सर वो गोली खाना इफेक्टिव करता है? गोली से ज्यादा हमेशा इंजेक्शन इफेक्टिव। थैंक यू। कि सर बहुत सारे सवाल हो गए। लास्ट किसी ने पूछा था, मुझे लगा कि पूछने जैसा है। किसी ने पूछा है कि गाय या भैंस प्रेग्नेंट है तब मिल्कोमैटी देना सही है कि नहीं? उसकी डिलीवरी के 30 दिन पहले आप दे सकते हो। 30 दिन पहले देना स्टार्ट कर सकते हो, डिलीवरी के 30 दिन पहले। जब वो प्रेग्नेंट हो जाए फिर तुरंत देने की कोई जरूरत नहीं है। पर अगर आप उसकी डिलीवरी के, प्रसूति के 30 से 45 दिन पहले जब देना स्टार्ट करते हो, तो जब बछड़ा आता है, बछड़ा हेल्दी आता है, और जो गाय होती है वो इमीडिएटली प्रेगनेंसी के बाद जो दूध है वो दूध अपनी अच्छी कैपेसिटी पे देना स्टार्ट करती है। यानी कि उसकी हेल्थ इंप्रूव होती है, बछड़े की भी हेल्थ इंप्रूव होती है, और जो जब प्रेगनेंसी के बाद जो दूध देती है वो अच्छी एफिशिएंसी मिलती है। यानी कि प्रसूति डिलीवरी है, डिलीवरी के 30 से 45 दिन पहले देना इसके लिए रेकमेंडेड है। ओके सर, तो अभी आपके पास 2-3 मिनट है, तो किसी का सवाल ले, अदरवाइज वी विल क्लोज। नहीं, प्लीज 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 सर, प्लीज। यस, विपुल भाई पटेल। हेलो हेलो બોલો વિપુલ ભાઈ, બોલો। हेलो હા સર, આપણા જે એગ્રો 365 અમે બટાકામાં આપીએ છીએ, એમાં જે આપણે મહિના 180 નો એકરે ડોઝ આપણે વાત કરી, हाँ बोलो તો बोलो। અમે એના ખાતર જોડે 50 ml 200 લીટરમાં એને યુઝ કરાવતા હોઈએ છીએ ઓતરા દિવસે। તો
વધારે પડતો ડોઝ જાય તો કોઈ પ્રોબ્લેમ થાય ખરો ફંગસ નો કે એવો કોઈ? નહીં, બિલકુલ નહીં. વધારે પડતો ડોઝ આ બેઝિકલી કેવું છે કે આ એક હેલ્પિંગ પ્રોડક્ટ છે, બરાબર છે. આ પ્રોડક્ટ ની અંદર એવા કોઈ બી પ્રકારના ગ્રોથ હોર્મોન્સ કે માઇક્રોન્યુટ્રિયન્ટ્સ કે કોઈ બી પ્રકારના એવા તત્વો નથી કે જે તમને નુકસાન કરી શકે, કે એવા કેમિકલ્સ ને જે નુકસાન કરી શકે. આ પ્રોડક્ટ સહાયક પ્રોડક્ટ છે. આ તમને જે પ્રોડક્ટ સાથે આને એડ કરો છો ને એ પ્રોડક્ટની એફિશિયન્સી વધારે છે. એટલે આ પ્રોડક્ટના વધારે યુઝ થવાથી કે ફ્રીક્વન્ટ યુઝ થવાથી કોઈ નુકસાન નથી, પણ હંમેશા આપણે ટ્રાય કરીએ કે આને જે રેકમેન્ડેડ ડોઝ હોય ડોઝની અંદર જ આપણે રાખીએ તો વધારે સારું. લોસ કોઈ નથી. હા એટલે એ રીતે જ રાખીએ છીએ, પણ શું છે કે પેલો પોટાશ ખાતર ઓગાળવા માટે અમે બેરલમાં એનો 40 ml નો ડોઝ પોટાશ કહેતા હોય, હોઈએ. જો પોટાશ હોય કે પ્રોમ હોય કે તમે જે બધું ઓગાળવા માટે દાણા ઓગાળવા માટે તમે વાપરતા હો તો એમાં કોઈ વાંધો નથી. એમાં એઝ અ એક ઇમલ્સિફાયર તરીકે કામ કરતું હોય છે, એટલે એની અંદર કોઈ એનું નુકસાન નથી. ઓકે, થેન્ક યુ. ઓકે. સર તમને ચેટમાં કોઈ ક્વેશ્ચન્સ આન્સર કરવા જેવો લાગે તો તમે જોઈ શકો છો સર. ચેટમાં 4-5 मिल्को माइटी बछड़े को दे सकते क्या? बछड़े को देके कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो दूध नहीं देती है. तो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट कुछ नहीं होगा. बाकी अगर बछड़े को दोगे तो बछड़े का हेल्थ अच्छा रहेगा, पर इकोनॉमिक बेनिफिट ना होने के कारण आप डिसीजन आपका है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है. ओके सर. सो अभी सर आप क्वेश्चंस फिर बाद में कोलेक्ट कर सकते हो, ठीक है. आई थिंक के सब लोग अब कल एक नई एनर्जी के साथ मार्केट में जाके एक अच्छे से फार्मर, पशुपालक और बच्चों को एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन देंगे जहाँ पे हमारी प्रोडक्ट्स का बेस्ट एडवांटेज लोग ले पाए. जैसे कि आपने बताया कि वो क्या बोलते हैं, बीज को ट्रीटमेंट देने की बात हुई, मतलब આપણે બીજને પટ આપવાની વાત થઈ, રાઈટ છે? રાઈટ. તો પટ આપવાની વાતમાં ઘણીવાર ખેડૂત મગફળીને પટ આપી દે, એવા બીજને પટ આપી દે. બીજ પાતળા હોય એનું પડ પાતળું હોય તો એના માટે શું સજેસ્ટ કરી શકો કે કયા પ્રકારના બીજને પટ આપવો, ચાહે એગ્રો 365 હોય ચાહે હ્યુમિક હોય? ઇન હિન્દી એગ્રો 365 ને હ્યુમિક નો બીજનો પટ છે ને જેના કોટિંગ પાતળું હોય ને એના ઓછા પ્રમાણમાં નાખીને વાપરવું, અને જેનું કોટિંગ નહીં પણ જે બેઝિકલી હાર્ડ નેચરની હોય, બરાબર. જેમ કે હવે તમે બટાકાનું બીજ ઉપચારણ કરો છો તો તમે અડધું બટાકું લો છો કે તમે એ રીતના જે તમે મગફળી લો છો તેમાં તમે મગફળીનું ઉપચારણ કરો છો, તો એ જે હાર્ડ કોટિંગ અને હાર્ડ સરફેસ વાળો એની પર તમે સારી એવી ક્વોન્ટિટીમાં વાપરી શકો છો. પણ જેમ કે હવે ડુંગળી છે, ડુંગળીના જે બીજ છે એ કાફી સેન્સિટિવ હોય તો એની અંદર ધ્યાનથી ઓછી માત્રામાં વાપરવું રેકમેન્ડેડ છે. આઈ થિંક ઘણી વાર કેવું થાય, ખેડૂતને આવું રેકમેન્ડ ન કરીએ તો સારું. કારણ શું છે કે ઘણીવાર વધારે આપી દે ને તો પછી મગફળી તો એ આખા ખેતરનું યસ. સો બેઝિકલી બસ એ જો સવાલ એ છે કે આને વાપરી શકાય તો આને વાપરી શકાય, આને વાપરવું જોઈએ તો એમાં મારો જવાબ છે કે આને ના વાપરવું જોઈએ, કેમ કે આમાં સીડ જર્મિનેશનના સ્પેશિયલ લિક્વિડ આવતા હોય છે માર્કેટમાં, જેને સ્પેશિયલ સીડ જર્મિનેશન પ્રોપર્ટીથી ડેવલપ કરી શકાય. તો વાપરી દીધું એનો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, વપરાય તો આને ના વપરાય એ મારું રેકમેન્ડેશન છે. ओके सर, डन. थैंक यू सो मच सर. ओके, थैंक यू. चलो, ऑल द बेस्ट. श्रेणिक भाई, आप टाइम निकाल कर स्पेशली हमारे लिए आए, और इसके लिए सर अब हम रूबरू होते तो बहुत बड़ा बुके आपको हम देते थे, लेकिन अभी डिजिटल पे है तो हमारा प्यार भरा वंदन स्वीकार करिएगा. थैंक यू सो मच, लव यू. ओवर टू रजनीकांत सर. Okay, so
वंस अगेन थैंक यू वेरी मच श्रेणिक भाई, बहुत ही बढ़िया मजेदार आज का ट्रेनिंग रहा। बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे, सबको सवाल के जवाब मिल गए। एंड जितने लोगों ने वीडियो ऑन किए, सबके चेहरे की मैं खुशी देख सकता हूँ कि आज उनको बहुत ही अच्छी जानकारी मिली है और सबने अपने दिमाग में प्लान भी बना लिया है कि यस, ये जानकारी का उपयोग हम इस तरह करेंगे। राइट, तो इसी तरह हम रेगुलरली अलग अलग प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग जूम पर लाते रहेंगे ताकि हर एक डिस्ट्रीब्यूटर परफेक्ट ट्रेन हो जाए हमारी बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट के लिए। और हमारे पास चुने हुए बहुत सारे ऐसे ट्रेनर है जो आपको सबसे बढ़िया अपने जानकारी और अपने नॉलेज का फायदा दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का मीटिंग हम यहीं पे एंड करते हैं। यस सर। रजनीकांत सर, हम डिजिटल मोड पे बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं। हर रोज कुछ ना कुछ ट्रेनिंग मीटिंग होगा और कल जबरदस्त शानदार एक हमारे धुरंधर लीडर हैं जिनका बिजनेस प्रेजेंटेशन होगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोग कल के प्रोग्राम में लोगों को लेकर आए। और कल अगर किसी ने प्लान नहीं देखा ना तो कुछ नहीं देखा, क्योंकि कल के लीडर है ना, इट्स अ मतलब एकदम सुपर्ब नॉलेज देंगे आपको प्लान को लेकर। तो लिस्ट बनाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आरंभ का प्लान दिखाने के लिए कल इनवाइट करें। बाकी रजनीकांत सर आप बता दें। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। यही मैं बताने जा रहा था कि कल वापस यही 8:45 को हम यहाँ पर मिलेंगे एक धमाकेदार, जोरदार, एक्साइटिंग बिजनेस प्रेजेंटेशन के साथ। राइट, तो चूकिए मत, जितने भी आपके डाउनलाइन से जितने भी प्रोस्पेक्ट है सबको आप जरूर इनवाइट करना। और आरंभ को हमें टॉप पे लेके जाना है, उसके लिए जितनी हम ताकत साथ में मिलकर लगा सकते हैं सब लगा देनी है। राइट फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू, बहुत ही मजा रहा। और कल वापस हम मिलते हैं। बाय बाय एंड गुड नाइट।